इसको तो कर ही दो चालू, है ना, इसको तो कर ही दिया करो चालू, भले 5 मिनट एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग। हेलो 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 हेलो, बैटरी कर दी थी ना चेंज। हेलो 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 हेलो। हेलो, थोड़ी तो आनी चाहिए ना। मैं इधर से पढ़ा। हेलो हेलो हेलो, इधर से हूँ। हेलो, ओके। हेलो, अभी ना अगले 2 दिन थोड़ी सी और जुगाड़ लगानी पड़ेगी, ये शीट से अपने को करना पड़ेगा, है ना। और तब तक मतलब किताब तो खैर ये चैप्टर फिनिश होगा तब तक ही आएगी, बट तब तक किताब पूरी फाइनलाइज हो जाएगी, है ना, और फिर प्रिंटिंग पे चल जाएगी। लगभग 3 से 4 दिन में हो जाती सारी किताबें प्रिंट, है ना। ठीक है, तो तब तक आपको तो शीट्स मिल रही, ठीक है। हेलो, आ रही है अभी वो आपके लिए प्रिंट होकर आ रही, जब तक अपना कॉन्सेप्ट चलेगा आपके टेबल पर आ जाएगी, है ना। क्या मतलब हर टेबल पर एटलीस्ट एक एक दो दो करके देते जाएंगे, सबको मिल जाएगी आखिरी तक, है ना। है, शुरू है सब कुछ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए दोस्तों, हम हैं सर्विस कॉस्टिंग यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चैप्टर पर, और जिसमें कि हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में दोस्तों हमने लैंड ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रक्स और पैसेंजर बसेस के बारे में भी देखा। हमने टैक्सीज के बारे में भी क्वेश्चन किया था, शंकर टैक्सी वाला कोई क्वेश्चन था, राइट, ओके। और फिर उसके बाद हमने एरोप्लेन्स, है ना, वो भी हमने एयर ट्रांसपोर्ट का भी क्वेश्चन देखा था, राइट। दोस्तों, और ट्रांसपोर्टेशन में अभी हमारा एक और नए तरह का क्वेश्चन है जो थोड़ा सा बाकी है, राइट। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के उस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको होटल सेक्टर की मदद से समझाऊंगा, राइट। तो हमारा जो सेकंड सेक्टर है वो है होटल सेक्टर, राइट। तो हम होटल सेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, लेकिन अगेन करेंगे कौन सा वाला क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन का करेंगे और फिर उसके बाद हम होटल का क्वेश्चन करेंगे, राइट। वो कॉन्सेप्ट कॉमन है दोनों के बीच में, है ना। तो दोस्तों हम आते हैं अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में, और कॉन्सेप्ट कॉपी में ओके, तो ये हमने कुछ थिंग्स टू रिमेंबर लिख लिए थे ना, यहाँ पर द पॉइंट्स टू रिमेंबर, है ना। यहाँ पर रफली 5-6 लाइंस की और स्पेस अपने पास होनी चाहिए, कुछ और हमें नई लर्निंग मिली तो वो हम यहाँ पर आकर अपडेट करेंगे, ठीक है। सारी चीजें जो भी लर्निंग मिले वो यहाँ अपडेट कर लेना ज्यादा अच्छा, ठीक है, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो आप रिवाइज भी करोगे, उस पर ध्यान भी दोगे। जो सिर्फ समझ लिया, मन के अंदर रख लिया, लेकिन उसको लिखा नहीं, वो हो सकता है मन से बाहर चला जाए 1-2 महीने में, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम आते हैं, अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं होटल सेक्टर का। ओके, होटल सेक्टर। होटल के केस में दोस्तों थोड़ा सा हम इमेजिन करते हैं कि होटल के केस में बेसिकली क्या होता है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर होटल को आप अपने दिमाग में रखिए, है ना। जो भी आपकी सिटी की, जो भी आपके शहर की एक फेमस होटल है उसके बारे में आप सोचिए, है ना। तो उस होटल के अंदर डेफिनेटली बाहर एक बड़ा सा गार्डन आपको नजर आया होगा, एक बड़ा सारा रिसेप्शन एरिया आपको नजर आया होगा। उस होटल के अंदर कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट भी होगा, है ना। दूसरी सारी एमिनिटीज भी होंगी, जैसे स्विमिंग पूल होगा, हेल्थ सेंटर, जिम होगा, है ना। एक छोटी सी सोवेनियर शॉप भी होगी जहां पर वो आइटम 4-4, 5-5 गुना दाम में बेचते होंगे। फिर उसके बाद उस होटल के अंदर काफी सारे रूम्स होंगे ना, कुछ मंजिल का होटल होगा, 5 स्टोरीज, 10 स्टोरीज, 15 स्टोरीज, राइट, ओके। और उस होटल के अंदर काफी सारे रूम्स होंगे, ठीक है। इस पूरे होटल को ऑपरेट करने की उन्हें कॉस्ट लगती होगी, है ना। तो इस पूरे होटल को ऑपरेट करने के लिए क्या क्या कॉस्ट लगती होगी, क्या आप बता सकते हैं। जैसे सबसे पहली तो कॉस्ट, वो जितना सारा स्टाफ है वहां पर, जो रिसेप्शन पर बैठा है, जो उनका कुक है, जो शेफ है,
जो वेटर्स हैं और जितने भी सारे वो होटल रूम क्लीनिंग वाले स्टाफ होंगे, लॉन्ड्री करने वाले स्टाफ होंगे वहां पर, है ना। फिर वहां पर एडमिन डिपार्टमेंट भी होगा, वहां पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होगा, राइट। तो ये सारे स्टाफ की सैलरी है ना, ये हुआ एक खर्चा। और बताइए क्या क्या खर्चे होते होंगे होटल के अंदर। हाउस कीपिंग के खर्चे, हाँ, अब मतलब हाउस कीपिंग यानी कि उसके अंदर टी, कॉफी, मिल्क, इन सबको सर्व करने के लिए जो भी मटेरियल लगता है, पर्सन लगता है, और क्या क्या खर्चे होते हैं होटल के अंदर। डेप्रीसिएशन, देखो कितना बड़ा एक्सपेंस बताया इन्होंने, डेप्रीसिएशन, क्योंकि जो होटल की बिल्डिंग है करोड़ों रुपए की होगी बिल्डिंग, उसके अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग भी होगा, फर्नीचर भी होगा, और बहुत सारा फर्नीचर, जैसे बेड होगा वहां पर, ड्रेसिंग टेबल होगा, वार्डरोब होगी, है ना। इन सब का उसने, उस व्यक्ति ने खर्चा किया होगा, तो उन सब का डेप्रीसिएशन, है ना। साथ ही साथ जो होटल की बिल्डिंग है उसका भी ओवर अ पीरियड ऑफ लेट से मे बी 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, वट एवर डेप्रिशिएट होती है वो बिल्डिंग, है ना। अच्छा, साथ ही साथ रिपेयर्स एंड रेनोवेशन, ये भी तो खर्चा लगता होगा होटल के अंदर, बिकॉज क्योंकि उसको कोई अपना घर होता है तो हम ढंग से यूज करते हैं, लेकिन वो तो थर्ड पार्टी होटल है, राइट। तो डेफिनेटली उसमें चीजों का नुकसान होता रहता होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर ने डोर का हैंडल नहीं खुल रहा था, उसने जोर से डोर का हैंडल दे मारा, जबकि पता चला कि वो तो स्वाइप कार्ड वाली होटल थी। तो तो इस तरीके का नुकसान ब्रेकेजेस होता रहता है। अच्छा, होटल्स भी क्या करती है ना, आउट ऑफ कर्टसी, वो फिर ऐसे छोटे मोटे रिपेयर्स के लिए आपसे पैसे नहीं लेते, दे विल सिंपली से ओके, नो नो प्रॉब्लम सर, हम देख लेंगे, राइट। है ना, इस तरीके से होता है ताकि एक कर्टसी उनकी दिखे और उनका एक अच्छा नाम बाहर दूसरों तक जाए कि सी हाउ गुड दिस होटल इज, राइट। तो ये भी सारे रिपेयर्स एंड रेनोवेशन के खर्चे हो गए, है ना। और कौन सा खर्चा है जो आपके दिमाग में है, होटल जब चलाते हैं तो क्या क्या और खर्चे लगते होंगे। इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन वहां पर भयंकर होता होगा। फॉर एग्जांपल टीवी का हुआ या रेफ्रिजरेटर, एसी का हुआ, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ये हुआ एक एक्सपेंस होटल के लिए। और कौन सा एक्सपेंस हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, कई बार होटल फ्री पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी देती फ्रॉम एयरपोर्ट, फ्रॉम रेलवे स्टेशन, राइट। तो फ्री पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी के लिए उनको एक कार लगती होगी, एक ड्राइवर लगता होगा, राइट। वो सारा खर्चा जो है वो बेयर करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फैसिलिटी जो कि वो अपनी होटल के साथ साथ दे रहे हैं। जैसे कई बार आप जहाँ टूरिस्ट स्पॉट पर जाते हैं, राइट, तो टूरिस्ट स्पॉट पर एयरपोर्ट इज फार अवे, तो फिर होटल खुद ही आपको पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी अवेलेबल करवा देते हैं, तो वो खर्चा भी हुआ उनका। और बताइए और क्या खर्चे होते हैं होटल को ऑपरेट करने में। स्टाफ की सैलरी, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि होटल डेफिनेटली कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करता होगा कस्टमर का रिकॉर्ड रखने के लिए, कस्टमर का डेटा प्रोसेस करने के लिए, कस्टमर का फीडबैक लेने के लिए। तो वो सॉफ्टवेयर डेफिनेटली उन्होंने किसी न किसी से परचेज किया होगा। देखो उसके लिए तो कोई फ्री सॉफ्टवेयर तो आपको मिलने वाला नहीं है, राइट, क्योंकि वो एक स्पेशल केस है, पहली चीज। दूसरी चीज, बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो हमेशा पेड सर्विस लेना ज्यादा अच्छा, ताकि आपके डेटा की सिक्योरिटी रहे, आपको और एडवांस फीचर मिल सके, राइट। जैसे अगर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट नाम की आपने कोई चीज सुनी क्या, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, है ना, कि होटल वाले क्या करेंगे, कस्टमर का नाम भी लेंगे और उनकी फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे या फिर मैरिज एनिवर्सरी की डेट ले लेंगे, राइट। और फिर उनको एक दिन पहले या फिर सेम डे, राइट, वो लोग विश करेंगे। और हो सकता है कि वो लोग आपको उस दिन के लिए कुछ ऑफर भी दे दे, 25% ऑफ टुडे, तो आपका बर्थडे फॉर एग्जांपल यू कैन कम हियर टू सेलिब्रेट, राइट। तो इस तरीके से आपके रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग होगी आपके कस्टमर से। तो वो सॉफ्टवेयर को भी मेंटेन रन करने की कॉस्ट। और बताओ और क्या कॉस्ट लगती होगी होटल को, सिक्योरिटी गार्ड्स, है ना। अच्छा, सिक्योरिटी सिस्टम्स, वहां पर बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स भी होंगे होटल के अंदर, राइट। तो इन सिक्योरिटी सिस्टम्स को भी रन मेंटेन करने की हमें कॉस्ट लगती होगी। सिक्योरिटी गार्ड्स की बाहर जो खड़े हैं उनकी हमें सैलरी लगती होगी। पूरा जो होटल का एरिया उसका मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज्यादा होता होगा। जैसे होटल का जो गार्डन है या होटल का जो स्विमिंग पूल है, राइट, उसको डेली बेसिस पर क्लीन करना, राइट। तो ये मेंटेनेंस का खर्चा भी उनका काफी ज्यादा होता है। मतलब इतने सारे खर्चे एक होटल के केस में हो रहे हैं, है ना। मैं यहाँ पर इन सारे खर्चों की एक लिस्ट बना रहा हूं और फिर हम समझेंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअली होटल के कॉस्टिंग करने में क्या आती है, फिर हम उस प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों
ठीक है, मतलब ठीक ठाक है। ओके, तो होटल के केस में जो जो भी आपने एक्सपेंसेस बताए हैं ना, पहले अपन उनको लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहला हमने देखा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फिर उसके बाद हमने देखा था होटल के रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा। फिर होटल के स्टाफ की सैलरी, बहुत लंबा चौड़ा स्टाफ इन लोगों के पास रहता है, उसकी सैलरी भी काफी ज्यादा पड़ती है। सो दैट्स अ बिग आइटम ऑफ एक्सपेंस। और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी शायद आपने बोला था, है ना। और एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब काफी सारे तरह के खर्चे यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। खर्चे तो चलो ठीक है, मतलब कोई भी बिजनेस ऑपरेट करो खर्चे तो लगेंगे ही सही, और डेफिनेटली वो सारे खर्चे आपको रिकवर करने होंगे फ्रॉम योर कस्टमर्स। नहीं करे देन यू विल बी इनटू लॉस, और एक दिन होटल ही बंद हो जाएगी, तो डेफिनेटली बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि उसको खर्चे तो निकालने ही पड़ेंगे, राइट। अब होटल के केस में देखना प्रॉब्लम क्या है। मान लो कि डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग है लेट अस से 2 करोड़, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर है लेट अस से 50 lakhs, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है लेट अस से 50 lakhs, होटल के स्टाफ की सैलरी लेट अस से 2 करोड़, इलेक्ट्रिसिटी ही का एक्सपेंस का लेट अस से आता है 1 करोड़, जैसे करके साल भर का लेट अस से एक होटल का 10 करोड़ का खर्चा है। साल भर का एक होटल का एक्सपेंसेस कितना है? 10 करोड़। इट एम्प्लाइज कि उसको 10 करोड़ रुपीस तो अपने सारे कस्टमर से मिनिमम कलेक्ट करने पड़ेंगे, जब जाकर तो वो ब्रेक इवन पर आएगा। उससे ज्यादा करेगा तो फिर वो जितना ज्यादा करेगा उतना उसका प्रॉफिट होगा, है ना। 10 करोड़ रुपीस अगर होटल को अपने कस्टमर्स से रिकवर करने हैं, है ना, तो इस 10 करोड़ को वो क्या करेगा, अपने जितने सारे कस्टमर साल भर में आए हैं उन पर डिवाइड करेगा, है ना। ओके, लेट अस मेक एन असम्पशन कि इस होटल के अंदर देयर आर 50 रूम्स। मान लो कि इस होटल के अंदर कितने रूम्स हैं? 50 रूम है ना। साल भर का मैंने खर्चा कितना बोला था? 10 करोड़, है ना। 10 करोड़ रुपीस का एक्सपेंसेस एंड वी हैव गॉट हाउ मेनी रूम्स? 50 रूम्स की अपनी ये होटल है ना। इस 10 करोड़ के एक्सपेंसेस को हम डिवाइड करेंगे ओवर हाउ मेनी रूम्स? 50 रूम्स, है ना। और उन रूम से हम ये खर्चा निकालेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हमने ऐसा किया तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जब हम 10 करोड़ रुपीस को डिवाइड करेंगे 50 रूम से, तो हर रूम का जो अमाउंट आएगा वो एक बराबर आ जाएगा। मतलब जितना भी आ जाए, अभी तो हम रूम से कर रहे हैं पर हमें उसको डेज पर भी, डेज का भी इफेक्ट देना पड़ेगा, है ना। पर अगर हम होटल की जो ओवरऑल कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है 10 करोड़ रुपीस, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे सारे 50 रूम से, तो जो पर रूम कॉस्ट आएगी वो पहले रूम की अलग आएगी, दूसरे रूम की अलग आएगी, तीसरे रूम की अलग आएगी, हर रूम की एक जैसी आ जाएगी।
एक जैसी आ जाएगी। जबकि आपने कभी होटल विजिट किया होगा तो उन्होंने आपको ऑप्शंस दिए होंगे कि सर ये हमारा डिलक्स रूम है, ये हमारा लग्जरी रूम है, और ये हमारा वो कॉटेज है एंड सो ऑन, है ना, स्वीट है एंड सो ऑन। मतलब वो बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं ना। क्या हर तरह के रूम की कॉस्ट यानी कि रेंट जो होटल रिकवर करता है वो सेम लेता है, वो हर रूम का रेंट, या अलग अलग लेता है? अलग अलग लेता है। अच्छा, उन अलग अलग रूम्स को ऑपरेट करने की कॉस्ट एग्जैक्टली सेम होगी हर रूम की, या हर रूम की कॉस्ट भी अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। जो उन्होंने लग्जरी रूम बनाया होगा, है ना, तो डेफिनेटली लग्जरी रूम के अंदर उन्होंने शायद ज्यादा फर्नीचर लगाया होगा, ज्यादा एमिनिटीज दी होगी, ज्यादा ब्यूटिफिकेशन, ज्यादा इंटीरियर डिजाइनिंग किया होगा, ज्यादा स्पेशियस होगा, है ना। तो डेफिनेटली उस रूम की कॉस्ट बाकी नॉर्मल रूम से ज्यादा आनी चाहिए। तो क्या ये कहीं का न्याय है कि हम होटल की जो 10 करोड़ की कॉस्ट है उसको हर रूम से एक जैसा डिवाइड कर दें? नहीं, गलत हो जाएगा। अगर ऐसा कर दिया तो हर रूम की कॉस्ट एक जैसी आएगी, जबकि हर रूम की कॉस्ट हम खुद जानते हैं कि एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस फोटो के अंदर देख पा रहे हैं, तो ये जो ग्राउंड फ्लोर के रूम्स हैं, छोटे छोटे रूम्स हैं, लेकिन उससे बड़ी साइज के ऊपर रूम है, और जो किंग साइज रूम्स है वो तो ऊपर है, राइट। ये शायद लग्जरी रूम्स होंगे, तो डेफिनेटली इन पर कॉस्ट ज्यादा जानी चाहिए। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इस पर ज्यादा जाना चाहिए, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ज्यादा जाना चाहिए, इंटीरियर डिजाइनिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ज्यादा जाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी यहां पर ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब आपके और मेरे सामने सवाल पता है क्या है, कि कॉस्ट तो हमने होटल की पता कर ली कि एक होटल को साल भर रन करने की कॉस्ट कितनी है, लेकिन अब उसको रूम्स पर आखिर किस तरीके से डिवाइड किया जाए। एक तरीका तो जो हमने सोचा था, काश इस होटल में 50 के 50 कमरे एक जैसे होते, एक जैसे। अगर एक जैसे होते तो फिर क्या आपके और मेरे सामने कोई क्वेश्चन है? एक जैसे तो सीधे क्या करना है, डिवाइड कर देना है, दैट्स इट। क्योंकि एक जैसे रूम्स एक जैसी कॉस्ट है। लेकिन क्या कोई होटल चला सकता है एक जैसे रूम्स की? नहीं, क्योंकि अलग अलग तरह के कस्टमर अलग अलग डिमांड लेकर आते हैं, राइट। जो फैमिली वाला कस्टमर आया है, या फिर लेडे से अगर दो फैमिली फ्रेंड्स अपने अपनी फैमिली को लेकर आए हैं, तो फिर वो अलग तरह का रूम डिमांड करेंगे। एक कोई इंडिविजुअल बिजनेसमैन गया जो सिर्फ बिजनेस पर्पस से, बिजनेस मीटिंग पर्पस से गया, वो अलग तरह का रूम डिमांड करेगा, राइट। तो अलग अलग तरह के रूम्स की क्योंकि रिक्वायरमेंट आती, तो हमें अलग अलग तरह के रूम्स रखने हैं, और उनका रेंट भी अलग अलग रखना है, और उनको ऑपरेट करने की कॉस्ट भी अलग अलग है। तो आखिर वो अलग अलग कॉस्ट कैसे पता करे, वो हमारा मुद्दा है। एक तरीका मैं जस्ट सोच रहा हूं कि ऐसा हो सकता है क्या, सर हम अलग अलग रूम की कॉस्ट ही अलग अलग देख लो ना। मैंने कहा जैसे, मतलब क्या कहना, जैसे कि सर फॉर एग्जांपल ये रूम है, ये रूम का डेप्रिसिएशन अलग देख लो, ये रूम का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अलग देख लो, ये रूम का इलेक्ट्रिसिटी अलग देख लो, ये रूम का स्टाफ का सैलरी अलग देख लो। मैंने कहा जैसे फॉर एग्जांपल समझाओ यार, डेप्रिसिएशन कैसे इस रूम का अलग से मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बिल्डिंग तो एक साथ ही बनाई है हमने, कोई रूम बाय रूम तो बनाया नहीं, हमने तो पूरी बिल्डिंग बनाई है, राइट। तो बिल्डिंग में एक रूम का डेप्रिसिएशन अलग कैसे निकाले? एक तरीका है, वो देख लो कितने स्क्वायर फीट का रूम है और उसके हिसाब से। बट होटल का जो कॉमन एरिया होगा रिसेप्शन, फिर उसका उसका भी तो डेप्रिसिएशन कोई होटल वाला जेब से थोड़ी ना बेयर करेगा, वो भी कहीं ना कहीं इन सारे के सारे रूम्स पर जाएगा। दूसरी बात, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस तो कोई अलग से जरूरी नहीं कि हो, क्योंकि एक बार आपने रिपेयर वाले को बुलाया तो 5 7 8 रूम्स का रिपेयर ऐसा तो होगा ही नहीं, आप रोज रिपेयर वाले को बुला रहे हो। थोड़ा सा हम भी घर पे ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी वाले भैया को बुलवाएंगे, तो ताकि उसकी एक विजिट इकोनॉमिकल पड़े हमें, राइट। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जब वो करने आता होगा, तो वो एक ही विजिट में शायद 5 7 रूम्स का रिपेयर कर देता होगा, राइट। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल जरूरी नहीं है कि हमें हर रूम का सेपरेटली मिले, हो सकता है कॉमन मीटर हो जिसमें इतने सारे पूरे होटल का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा हो, और फिर अलग अलग करना है तो फिर हर रूम के बाहर एक इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगाओ। वैसे मुझे नहीं लगता आपने देखा होगा,
इलेक्ट्रिसिटी का मीटर कोई अलग अलग तो रहता ही नहीं ना हर रूम के बाहर, राइट। और फिर स्टाफ, स्टाफ तो कोई रूम बाय रूम तो होता ही नहीं, स्टाफ तो कॉमन होता है। रिसेप्शन वाला स्टाफ तो परफेक्टली कॉमन होता है। मान लो इस रूम की इंक्वायरी आई तो भी रिसेप्शन वाले को उसको हैंडल करना है और इसको भी हैंडल करना है, राइट। मतलब होटल के केस में मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो खर्चे हैं हमारे, जो कॉस्ट है, क्या वो रूम वाइज लगती है, वो मोस्टली कॉस्ट कॉमन लगती है, मोस्टली कॉस्ट कॉमन लगती है, राइट। लेकिन रूम होते हैं अलग अलग तरह के, ठीक है। तो क्या ये वाला आइडिया चल पाएगा कि सर हम इस रूम की कॉस्ट अलग निकाल लें और इस रूम की कॉस्ट अलग निकाल लें? नहीं चल पाएगा। बहुत सारी ऐसी कॉस्ट होगी जो आप निकाल ही नहीं पाओगे कि इस रूम की कितनी कॉस्ट और इस रूम की कितनी कॉस्ट। सिंपल, मैंने अगर आपको स्टाफ की सैलरी वाला एक्सपेंस बोल दिया तो अब आप कैसे ट्रेस करोगे, क्योंकि वही सेम स्टाफ इस रूम को भी सर्व करता है, इसको भी सर्व करता है। रिसेप्शन वाला बंदा हर किसी की इंक्वायरीज देता है, मतलब बहुत सारे खर्चे कॉमन होते हैं। और होटल के अंदर बहुत सारा कॉमन एरिया भी तो होता है, जैसे उनका जो गार्डन एरिया हो गया, या फिर उनका जो कैफेटेरिया हो गया, है ना, या फिर उनका जो गार्डन हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, वो तो अब हर रूम का गेस्ट यूज करता है। तो मोस्टली होटल के केस में खर्चे कॉमन होते हैं, ठीक है। तो उसको सेपरेटली रूम बाय रूम ट्रेस करना इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो अब अपन यहां पर ना एक दूसरी तरह की ट्रिक लगाते हैं होटल के केस में कॉस्टिंग करने के लिए। क्या करते हैं, हम एक दूसरी तरह की कोई से ना कोई सी ट्रिक लगाते हैं, ठीक। होटल वाले ने बोला भाई साहब हमारी कॉस्ट तो सब कॉमन लगती है, आप कैसे बोल रहे हो कि इस रूम की अलग निकालो कॉस्ट और उस रूम की अलग कॉस्ट। हमारा जैसे ये बंदा, ये वेटर खड़ा है, राइट। अब ये तो जहां से हाउस कीपिंग का जिस रूम से कॉल आ जाए तो वहां चल जाएगा। अब इसकी सैलरी हम बांटे कैसे अलग अलग रूम। अपने को एक बात समझ में आ गई कि हाँ यार, होटल की कॉस्ट रूम बाय रूम तो डिवाइड नहीं हो सकती, या टाइप ऑफ रूम पर भी डिवाइड नहीं हो सकती। हमने कहा ठीक है, 5 मिनट सोचने का टाइम, तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। अपन आए, चेयर पर बैठे अपन, और अपन ने सोचना शुरू करा कि यार फिर कैसे किया जाए। तभी आपका ये दिमाग चला कि यार होटल में ये लोग जो रूम का रेंट चार्ज करते हैं वो हर रूम से अलग अलग चार्ज करते हैं, और वो ही रीजन है कि अलग अलग तरह के रूम की कॉस्ट क्योंकि अलग अलग लगती, तो रेंट भी अलग अलग चार्ज करेंगे। बैठे बैठे हम 2 मिनट सोचते रहे, फिर उठकर हम रिसेप्शन वालों के पास गए। हमने कहा कितने तरह के रूम है अपनी होटल में? उन्होंने कहा सर 3 तरह के रूम हैं। ये टाइप ए रूम है ना, मैं नाम टाइप ए बोल देता हूँ, ये है टाइप बी रूम, और ये है टाइप सी रूम। हमने कहा ठीक है, कितने कितने रूम्स हैं? उसने बताया सर ये हमारे यहाँ पर 20 रूम्स हैं, ये हमारे यहाँ पर 15 रूम्स हैं, और ये हमारे यहाँ पर 15 रूम्स हैं। हमने कहा यार हो गई क्या 50 रूम की होटल? हाँ हो गई, ठीक है। हमने कहा देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स, वेयर टाइप ए रूम्स आर 20, टाइप बी रूम्स आर 15 एंड टाइप सी रूम्स आर अगेन 15। हमने कहा तीनों का जो रेंट आप चार्ज करते हो एक बराबर चार्ज करते हो? उन्होंने कहा सही सर, क्या मजाक कर रहे हो, अगर हमने एक जैसा रेंट रख दिया तो सबसे पहले तो हमारे ये वाले रूम्स फिलअप हो जाएंगे, और फिर ये वाले रूम्स फिलअप होंगे, और शायद इस पर तो कभी कोई आएगा ही नहीं। और हम हर किसी से एक जैसे पैसे लेंगे तो फिर तो हर कोई अच्छे रूम पर ही जाएगा ना, तो अच्छे रूम के फिर हमें पैसे भी अच्छे लेने पड़ते हैं ताकि डिमांड सप्लाई सबका मेंटेन रहे। हमने कहा ठीक है, हमको भी मालूम था पर ऐसे ही पूछा। हमने कहा दूसरा और ज्यादा असली सवाल है वो ये है कि इनके किराए में डिफरेंस है? उसने कहा हाँ सर बिल्कुल डिफरेंस। हमने कहा क्या रहता है, मतलब उसका गणित क्या रहता है? उसने बताया सर देखो, जितना भी हम इसका रूम का रेंट चार्ज करते हैं, जितना भी हम इस वाले रूम का रेंट चार्ज करते हैं, उसका 1.5 गुना लगभग इस रूम का रेंट रहता है। हमने कहा ठीक है, समझ में आता है ऐसा। हमने कहा फिर ये ऊपर जो मंजिल पर रूम बने हुए हैं उसका? उसने बोला सर जो यहाँ के रूम्स है ना उसका लगभग 2.5 गुना रेंट हम चार्ज करते हैं। उसने एक एग्जाम्पल भी करके बताया, वो अपने को कम समझ रहा था। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर इसका 1,000 रुपए का रेंट है तो इसका 1,500 का होगा, और इसका कितना है ना, हमने ही बोल दिया उसको उससे पहले कि ये इसका 2,500 का होगा। हमने कहा बस तो सिंपल है, कॉस्ट भी इसी रेशियो में स्प्लिट कर दो। अब आप कॉस्ट भी इस ही रेशियो में स्प्लिट कर दो, क्योंकि जो रूम से आप 1.5 गुना रेंट रिकवर कर रहे हो
जो रूम से आप 1.5 गुना 1.5 टाइम्स रेंट रिकवर कर रहे हो, तो उसको कॉस्ट का 1.5 टाइम्स शेयर बेयर करना चाहिए। और जो रूम से आप 2.5 टाइम्स रेंट रिकवर कर सकते हो, उस पर कॉस्ट भी कितनी जानी चाहिए? इस बेचारे नॉर्मल रूम की कितनी 2.5 गुना कॉस्ट जानी चाहिए। साउंड्स लॉजिकल और इलॉजिकल? साउंड्स लॉजिकल। यार मान लो आपके पास लेट से दो गुड्स हैं, गुड्स ए और गुड्स बी, और गुड्स बी को आप डबल दाम में बेच सकते हो, तो इस पर कॉस्ट भी डबल चार्ज की जा सकती है। इट शुड बेयर डबल कॉस्ट, व्हाई? बिकॉज इट इज एबल टू जनरेट डबल रेवेन्यू, राइट? तो होटल के केस में क्या होगा ना, रूम्स एक जैसे डिवाइड नहीं होंगे। रूम्स का जितना गुना आप ज्यादा रेंट चार्ज कर पा रहे हो, वो रूम उतना वर्थ का है, तो उस पर फिर कॉस्ट भी उतनी चार्ज की जाती है। ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सिचुएशन को यहां पर लिखवा रहा हूं, है ना? पहले अपन गलत कर देते हैं, गलत कर देते हैं मतलब अपन 50 रूम से डिवाइड कर देते हैं, फिर लिख लेंगे लॉजिक के 50 रूम से एक जैसा तो डिवाइड करना गलत हो जाएगा। जो रूम पे आप रेंट ज्यादा ले पा रहे हो, इस पर कॉस्ट ज्यादा जानी चाहिए, फिर अपन उसका तरीका सही वाला कर लेंगे। इज दैट क्लियर? बात आ गई समझ में? करते हैं अपन इसको। इट मे बी ऑब्जर्व्ड that most of the cost incurred in hotels is common in nature। मोस्ट ऑफ दी कॉस्ट जो हमको लगती है वो कैसी रहती? कॉमन रहती। स्टाफ की कॉस्ट कॉमन, रिसेप्शन एरिया कॉमन, सिक्योरिटी गार्ड कॉमन, डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कॉमन, राइट? तो मोस्ट ऑफ द कॉस्ट हमको कॉमन लगती, राइट? कॉमन इन नेचर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रूम कैटेगरीज। हाँ जी। तो अब अगर हमें कॉस्ट पर रूम निकालनी, अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट पर रूम निकालना है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ होटल ले लें। क्यों ले रहे हैं अपन यहाँ पर टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ होटल? क्योंकि टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ होटल हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मोस्टली कॉस्ट कॉमन है, वो रूम बाय रूम ट्रेस ही नहीं हो पा रही है। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ होटल ले लो, लेट अस से ₹10 करोड़, और उसको डिवाइड किससे कर दो? नंबर ऑफ रूम्स, राइट? नंबर ऑफ रूम्स से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, राइट? ये गलत हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर ये गलत क्यों है, तो उसका अपन रीजन लिख लेते हैं, फिर हम देखेंगे अब जब गलत ये है तो फिर सही आखिर कैसे करना। ठीक है, चलो। हाँ जी, ये गलत इसलिए है क्योंकि ऐसा करने से हर टाइप ऑफ रूम की कॉस्ट सेम आ जाएगी। ठीक है, ऐसा करने से हर टाइप ऑफ रूम की कॉस्ट सेम आ जाएगी। जबकि होटल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम पर डिफरेंट कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए। अलग अलग तरह के रूम हैं,
तो कॉस्ट भी अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। सबसे सही तो ये होता है कि भाई तुम अलग रूम हो तो तुम्हारी कॉस्ट अलग, हमको अलग से पता हो, और तुम अलग तरह के रूम हो, तुम्हारी कॉस्ट हमें अलग से पता हो। बट अलग अलग से कॉस्ट ही पता नहीं चलती रूम की, क्योंकि तो सब रूम एक ही कॉमन बिल्डिंग में, कॉमन स्टाफ है, सब कुछ इसका मैक्सिमम चीजें कॉमन है। जैसे आप में से किसी ने आईटी की कॉस्ट सॉफ्टवेयर बोला था, तो सॉफ्टवेयर तो कॉमन ही होगा हर तरह के रूम के लिए। तो मोस्टली क्योंकि कॉस्ट कॉमन होती है, तो कॉस्ट तो सेपरेट नहीं हो सकती रूम पर, तो कॉस्ट इकट्ठा रखो, हम दूसरे तरीके से सेपरेट सेपरेट कॉस्ट उन पर चार्ज कर देंगे। इज दैट क्लियर? ओके, हाँ जी। तो अब हम लिखते हैं hence we use a little bit different method, कुछ थोड़ी सी अलग मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, और वो जो थोड़ी सी अलग मेथड है ना, उस थोड़ी सी अलग मेथड को हम कहते हैं इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम्स। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम्स, उस मेथड का नाम है। इसके आगे मैं यहाँ पर एक और शब्द लिखूंगा, बस वो एक लाइन की जगह अपने पास होनी चाहिए, है ना। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम्स का हम कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर यूज करते हैं। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम्स का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब बजाय कि मैं यहाँ पर समझाऊं, मैं आपके सामने एक सिचुएशन पेश कर रहा हूँ, है ना, और आप उस सिचुएशन को मुझे सॉल्व करके बताना। अपनी बढ़िया कोचिंग क्लास चल रही है, सब्जेक्ट चल रहा है ना, और इधर लेट से बीच में इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस शुरू हो गए, राइट। लेट से 3 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान के साथ हम खेलने वाले हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच चल रहा है, 3 मैचेस की सीरीज है, राइट। आप तो जानते हो कि ये मैच मैच नहीं है, तो युद्ध है। पहला मैच हम जीत गए, दूसरा मैच वो जीत गए, और अब कल के दिन हमारा तीसरा मैच है इंडिया पाकिस्तान के साथ। डेफिनेटली आप लोग मुझसे बोलेंगे कि सर क्योंकि ये क्लास का टाइम क्लैश हो रहा है मैच के साथ, तो क्लास तो अपन एक दिन के लिए ऑफ कर दें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान, हमको इंडिया को जिताना बहुत जरूरी है, तो सपोर्ट में हमको टीवी पर बने रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि जैसा आप सोच रहे वैसा मैं भी सोच रहा हूँ, मुझे भी इंडिया के सपोर्ट में रहना बहुत जरूरी। तो चलो, आप कहाँ अलग अपने घर पर बैठकर टीवी देखोगे, क्लास के अंदर जैसे हमारी क्लास चलती है वैसे प्रोजेक्टर पर अपन मैच, और साथ में मैच देखेंगे तो उसका मजा ही अलग आएगा, है ना। ओके, तो हमने कहा चलो यार अब अरेंजमेंट कर लेते मैच के लिए, है ना। तो मैच के लिए हमने थोड़ा एक साउंड सिस्टम और जोरदार वाला अरेंज करने का सोचा, है ना। ओके, तो आपने कहा सर तय रहा, अपन ये वाला अरेंजमेंट कर लेंगे, है ना, मैच के लिए अपन ये वाला अरेंजमेंट कर लेंगे। फिर मैंने कहा कि मैच में जैसे ब्रेक होगा उनका, राइट, तो इधर अपन भी कुछ पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स, और अपन भी ऐसा सब, भाई जब अपन एंजॉय कर ही रहे हैं तो फुल टू एंजॉय कर ले, है ना, राइट, मजे पूरे होना। तो ऐसा ऐसा करके अपन ने एक बना लिया पूरा रफ बजट के, हम इतने बच्चे हैं और कौन कौन इंटरेस्टेड है, तो पता चला हर कोई इंटरेस्टेड है कि यार मैच तो देखेंगे। तो पूरी लिस्ट लंबी बन गई, उसमें अपन ने सब लिख लिया कि भाई पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स, और वो साउंड सिस्टम, और भी कुछ दूसरी दूसरी चीजें, है ना, सपोर्ट में हम कुछ यहाँ पर टैटू वैटू बनवाएंगे, ऐसे पूरे मजे के साथ हम मैच देखने वाले। तो टैटू वाले भैया को भी अपन ने बुला लिया कि आपको 1 घंटे के लिए आना रहेगा, है ना। ओके, तो इस तरीके से अपन ने उसकी थोड़ी सी कॉस्टिंग कर ली कि यार वो अब साउंड सिस्टम आएगा तो उसका एक रेंट लगेगा अपने को 1 दिन का, है ना, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक का खर्चा आएगा, ऐसे करके अपन ने पूरा खर्चे का हिसाब किताब बिठाया। तो लगभग 3,000 रुपए का, 3,000 रुपीज का खर्चा अपना आ रहा था, है ना। 3,000 रुपए का खर्चा कैसे है कि यूं तो 6,000 का आ रहा था, मैंने बोला 50% मेरी तरफ से, राइट। तो आपने कहा सर बहुत बढ़िया, 3,000 रुपये अब अपने ऊपर आ रहा है, राइट, है ना। अब अपन ने कहा अपन कितने लोग हैं, है ना। तो लेट्स से हमने सबसे बात कर ली, हमारे इधर उधर जो दूसरे स्टूडेंट है जो ऑनलाइन भी ज्वाइन ज्वाइन है ना, ऐसे करके लेट्स से इस क्लासरूम की कैपेसिटी के हिसाब से मान लो चलो 100 लोग इकट्ठे हो गए, राइट।
तो 3,000 रुपए का खर्चा आ रहा है और कितने लोगों को डिवाइड करना है? 100 लोगों को। कितने हो गए? 30 रुपीज हो गया ना। 30 रुपीज पर टिकट। हमने कहा ठीक है यार, मूवी में अपन इतने सारे 150-200 रुपए देते हैं और यहाँ तो पॉपकॉर्न भी, कोल्ड ड्रिंक भी वहां तो उसके अलग से लगते हैं, और एंजॉयमेंट फुल टू। यहाँ पर तो जो भी 5-6 घंटे मैच चलेगा वहां तो 2 घंटे की मूवी रहती है। अपन ने कहा ठीक है 30 रुपीज इज वर्थ इट, राइट। पर मैंने कहा एक इश्यू हो गया। 30 रुपीज पर टिकट अपने 30 रुपीज की कॉस्ट आ रही है और अपन तो 30 रुपीज ही लेंगे, अपने को कोई कमाना थोड़ी ना इस चीज, राइट। 30 रुपीज जो आ रहा है वो सब मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे। तभी किसी ने बोला सर हम 4 लोग हैं ना, हम सबसे पीछे बैठेंगे। देखो आगे बैठकर मैच देखेंगे और पीछे बैठकर मैच देखेंगे, तो पीछे बैठकर मैच देखेंगे तो आगे सबका माहौल ये भी सब देखेंगे, मतलब मजे आएंगे ना यार। तो तभी 3-4 लोगों ने और बोला कि नहीं नहीं हम पीछे बैठेंगे। तभी पूरी क्लास ने उठकर बोला नहीं नहीं हम वो सबसे पीछे वाली जो बैक बेंच है वहां तो हम बैठेंगे मैच के वक्त। मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम हो गई, हर कोई बोल रहा है कि हमको पीछे बैठना। अच्छा अपने को भी समझ में आ रहा है क्योंकि जो पीछे वाली बेंच है उसकी वैल्यू ज्यादा है, मैच देखते वक्त, क्लास में पढ़ते वक्त आगे की वैल्यू ज्यादा है। तो मैच देखते वक्त तो पीछे वाली बेंच की वैल्यू ज्यादा है। और फिर जैसे 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 आगे की तरफ आते जाएंगे तो वैसे वैसे वैल्यू मैच देखने में कम होती भाई। जो सबसे आगे बैठेगा उसको सिर्फ मैच ही दिखेगा, बाकी सब पीछे का जो सारा एंजॉयमेंट चल रहा है, माहौल चल रहा है, राइट, वो सब तो है ना। तो अपने को ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा मूवी थिएटर में भी तो ऐसे ही होता है ना, वो पीछे जो बालकनी जो पीछे की सीट रहती है ना, उसके पैसे ज्यादा लगते हैं और जैसे जैसे आगे आते जाते तो पैसे कम होते जाते हैं। अपन ने अगर कॉन्सेप्ट तो सेम ही चल रहा है अपना कि जैसा उधर है वैसा इधर है। तो अब क्या क्या ट्रिक लगाई जाए, कैसे, मतलब हर कोई बोल रहा है हमको पीछे वाली सीट दो, बोलो अब क्या करें? प्राइस डिफरेंस, राइट, सिंपल सी बात है ना। अपन क्या करो, टिकट का प्राइस में एक सफिशिएंट डिफरेंस क्रिएट कर दो कि जो सबसे पीछे वाली या पीछे की 2 रो लेना चाहता है उसके लिए थोड़ा सा उसको फिर ज्यादा एक्सपेंसेस बेयर करना पड़ेगा, बिकॉज उसको मजा भी ज्यादा आ रहा है, तो डेफिनेटली ही हैज टू पे हायर प्राइस। और जो आगे का लेगा उसको थोड़ा कम, राइट। ओके, ये बिल्कुल रैशनल तरीका आपने बता दिया। मैंने कहा अपने पास 100 सीट्स हैं और 100 में से लेटेस्ट से कि 30 सीट्स पीछे वाली और 70 सीट्स आगे वाली है ना। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम 2 ही डिवाइड कर रहे हैं, 30 सीट्स पीछे वाली और 70 सीट्स आगे वाली। मैंने कहा अपन एक काम करते हैं, जितना भी आगे की प्राइस का टिकट रहेगा उसका 1.5 टाइम्स पीछे वाली सीट्स का ले लो। फेयर एनफ, फेयर एनफ, है ना। ओके, तभी एक स्टूडेंट उसने लेट एंट्री मारी और उसको ऐसा समझ में आया कि हाँ हाँ आगे की सीट का कितना बोल रहे हैं 1 टाइम्स और पीछे की सीट का कितना बोल रहे हैं 1.5 टाइम्स, राइट। उसने कहा सर आगे की सीट के 30 थे तो पीछे वालों के कितने ले लो 45। मैं तो सुन सुन के ही खुश हो रहा था। पहले तो मुझे हर सीट के कितने मिल रहे थे 30, अब मुझे आगे के तो 30 मिल ही रहे हैं और पीछे के 30 की जगह कितने मिल रहे हैं 45, है ना। मैं फायदे में आ जाऊंगा ना यार, है ना। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, पीछे वाली सीट के अगर अपन ज्यादा ले रहे हैं तो फिर आगे वाली सीट के 30 आएंगे ही नहीं, उनके कम आएंगे। पीछे वाली सीट के 45 ले रहे हैं अगर अपन तो आगे वाली सीट के 30 थोड़ी ना, उनको तो फिर कम आएंगे। तो किसी ने उठकर बोला सर आगे वालों के 20 ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो, पीछे वालों के 45 और आगे वालों के 20। अरे पर मैंने कहा 1 मिनट, अपनी तो बात हुई थी कि जितना आगे वालों का रहेगा उसका कितना टाइम्स 1.5 टाइम्स पीछे वालों का रहेगा। हाँ तो सर आगे वालों के 20 तो पीछे वालों के 1.5 टाइम्स 30। तो मैंने कहा फिर मैं तो नुकसान में आ गया ना, क्योंकि पहले 30 मुझे सबके मिल रहे थे, अब आप 30 मुझे पीछे के दे रहे हो और आगे के तो सिर्फ 20, तो मैं तो नुकसान में आ गया। आपने कहा सर वो कुछ मैथमेटिक्स अब यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा ताकि आपके टोटल कितने रुपए रिकवर हो जाए, 3,000 रुपए रिकवर हो जाए। कितनी सीट से, टोटल 100 सीट से, जिसमें जो पीछे की 30 सीट से उससे 1.5 टाइम्स और आगे की 70 सीट से 1 टाइम्स। हाँ हम ये कहानी समझ गए क्या? 100 सीट है अपने पास और इसमें से पीछे की 30 सीट्स अलग, आगे की 70 सीट्स अलग। जितना आगे वाली सीट से चार्ज करेंगे उसका कितना टाइम्स 1.5 टाइम्स पीछे वाली सीट से चार्ज करेंगे। और मुझे टोटल कितने रुपए चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए कितने रुपए 3,000। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, आप मुझे बताइए कि कितना आता है टिकट का प्राइस आगे वाली सीट का और कितना आता है पीछे वाली सीट का। भाई सिचुएशन भी आप ही की, मैच भी आप ही को देखना है।
चलो अब आप मुझे कैलकुलेट करके बता दो अपने अपने जनरल नॉलेज के हिसाब से। देखो इतना तो अपन कर ही सकते हैं ना यार जन सहयोग में। ना ना मुझे तो पर सीट बताना कि आगे वाली सीट से कितने रुपए लें और पीछे वाली सीट से पर सीट कितने रुपए ले, पर सीट मुझे तो बता दो। है ना, मूवी थिएटर में ऐसे ही तो होता है, पर सीट ही तो होता है। और अपनी क्लास अगले दिन मूवी थिएटर ही तो है। कितना आ रहा है तुम सही बता रहे हो कितना? 26 आ रहा है यहाँ पर, इनसे आ रहा है 26। थोड़ा सा पॉइंट में ऊपर नीचे, यहाँ पर 26 और कुछ बता रहे हो और यहाँ पर 39 और कुछ बता रहे हो। यही आ रहा है 26 पॉइंट कुछ और 39 पॉइंट कुछ। तो ये थोड़ा सा कुछ को डिफाइन करो। 26.08 आ रहा है, 26.08 और 39.12, है ना? 39 39.12, 27.6 आ रहा है नीचे वालों का और ऊपर वालों का 40 पॉइंट। आ रहे हैं आंसर ऐसे कुछ 26 27 के आसपास आ रहे हैं ना आंसर, 26 27 ऐसे कुछ आ रहे हैं। अच्छा वैसे 26 27 सुनकर रीजनेबल लग रहा है या गलत लग रहा है? और ये 39 40 सुनकर रीजनेबल लग रहा है गलत लग रहा है पर सीट? अच्छा गलत या सही का फैसला देखना कैसे होगा? सबसे पहला तो ये कि यहां पे जो आए उसका 1.5 गुना यहां पर आए, और दूसरा मैं मेरा चेक कर लूंगा कि क्या यहाँ की पर सीट से जो मिल रहा है मल्टीप्लाई बाय 30 सीट्स, और यहाँ की पर सीट से जो मिल रहा है मल्टीप्लाई बाय 70 सीट, मिलकर मेरे कितने रुपए हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो फिर जो आंसर आ रहा है वो एकदम करेक्ट है ना? हाँ चलो, आपके पास 30 सेकंड का और समय, जो जो ट्राई करना चाहो कर लो, है ना? जो ट्राई करना हो आपको, जो कैलकुलेटर चलाना हो, 30 सेकंड्स का और समय आपके पास। मतलब 3,000 एग्जैक्ट नहीं भी आए तो भी उसके आसपास भी चलेगा, थोड़ा बहुत यार मैं बेयर कर लूंगा, 10 20 50 रुपए में क्या है। हाँ 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 इतने थोड़े बहुत चला लूंगा यार, आप लोगों की खातिर क्या है। किससे आंसर आ रहा है? 26.08 से आ रहा है, 27 पॉइंट से आ रहा है? 26.08 से आ भी रहा है ऐसा? हाँ हाँ चलेगा, छोटा मोटा पैसा तो चलेगा यार। ओके चलो, ये सारा डेटा मैं स्क्रीन पर से गायब कर रहा हूँ। 26.09 26.08 ऐसा कुछ आ रहा है। ओके देखना, अब इसको सोचेंगे कैसे, है ना? टोटल कितनी सीट्स है अपने पास? 100 सीट। 100 में से पीछे वाली कितनी सीट हो गई? 30 सीट्स, और आगे वाली कितनी हो गई? 70 सीट्स, है ना? ओके, इसको सोचना बहुत आसान है, बहुत मतलब सही में बहुत आसान है इसको सोचना। हाँ जी, पीछे वाली है अपने पास 30 सीट्स और आगे वाली है 70 सीट्स। जितना भी आगे वाली सीट्स से किराया लेंगे, रेंट लेंगे, पर टिकट प्राइस लेंगे, मुझे नहीं मालूम कितना लेंगे,
लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि जितना आगे वाली सीट से लेंगे उसका कितना गुना, 1.5 टाइम्स हम पीछे वाली सीट से लेंगे, है ना, इसका 1.5 टाइम्स हम पीछे वाली सीट से लेंगे, राइट, करेक्ट लिख दिया मैंने, हाँ। और मुझे एक बात और मालूम है कि दोनों से मिलकर जो अमाउंट आएगा वो कितने रुपए चाहिए अपने को, 3000 चाहिए, है ना, बचा हुआ 3000 तो मैं बेयर ही कर रहा हूँ, टोटल तो 6000 आया था उसमें, चलो 50% मैंने दे दिया, रिमेनिंग 50% हम सब कॉन्ट्री कर लेते हैं, ऐसा होता भी ना स्कूल की ट्रिप में या कहीं पर भी कोचिंग की ट्रिप में जाते तो ऐसा होता है ना, राइट, ओके। तो इज इक्वल टू हमें कुल कितने रुपए चाहिए, 3000 रुपीज चाहिए, बोलो। आ रहा है क्या आंसर 26.08 या 26.09, ऐसा कुछ आ रहा है क्या आंसर, है ना, 26.08 26.09 ऐसा कुछ आना चाहिए आंसर, है ना, ओके। इतना सिंपल है कि मैं आपको क्या बताऊं, लेटेस्ट से कि यहां से हम कितने रुपीस चार्ज करेंगे, एक्स रुपीस, तो वहां से कितने चार्ज करेंगे, 1.5 एक्स रुपीस। अब 30 सीट्स पर 1.5 एक्स चार्ज करें प्लस 70 सीट्स पर एक्स चार्ज करें, मिलकर कितने हो जाएं, 3000, यानी एक तरीके से 30 इंटू 1.5 एक्स कितना हो जाएगा, 45x, और 70 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 70x, दोनों मिलाकर कितने हो गए, 115x, 115x बराबर कितना, 3000, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना, 08, और 8 है क्या आगे, 0869 आ रहा है, तो मैं 26.09 ले लेता हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, है ना। तो यहां ये जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 26.09। अब x किसका माना था, 70 सीट्स का माना था, 26.09, हाँ, तो अब इन 30 सीट्स का कितना आएगा, उसका 1.5 टाइम्स 39.13 कर लूं, 1312 ऐसा कुछ आता है, हाँ। पहला चेक कि क्या जो यहां है उसका 1.5 टाइम्स ये है, हाँ है। दूसरा ये कि क्या हमारे 3000 रुपए आ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कल के दिन 30 सीट्स वाले ये आ गए और उन्होंने कितना पे कर दिया, 39.13 पे कर दिया, सर कैलकुलेटर चलाना, 30 सीट्स मल्टीप्लाई बाय 39.13 आ गए, कुछ रुपए इकट्ठे हो गए अपने पास, मेमोरी में प्लस कर दो इन रुपयों को, 30 सीट्स इंटू 39.13 रुपये आ गए, मेमोरी में डाल दिए, हाँ। अब आगे की 70 सीट्स वाले कितने रुपए देंगे, 26.09 आ गए रुपए, मेमोरी प्लस कर दो, मेमोरी रिकॉल कर दो, कितने रुपए आ गए यार अपने पास, हाँ हाँ, तब ठीक है यार, 20 पैसे में इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो 3000 रुपीज आ गए अपने पास, और आने भी चाहिए थे, फेयर इनफ, फेयर इनफ, बस ऐसा ही कुछ काम वहां पर होटल के अंदर भी होगा, ऐसा ही कुछ काम वहां पर होटल के रूम्स के केस में भी होगा। जो अभी आपने और मैंने कैलकुलेट करा ना, वो हमने इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सीट्स कैलकुलेट कर दिया, क्या कैलकुलेट कर दिया हमने, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सीट्स। क्योंकि चक्कर पता है क्या पड़ गया था, कि अगर मैं यहां पर 30 सीट्स और 70 सीट्स को डायरेक्टली ज्वाइन कर देता हूं बिना इनके डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करे, मैं बोलता हूं ये 70 सीट्स भी वही है जो 30 सीट्स है, और मैं ऐसे ही डिवाइड कर देता हूं, तो फिर तो मेरा हर सीट पर जो किराया आएगा वो अलग अलग आएगा या एक जैसा आएगा, एक जैसा आ जाएगा, जबकि मुझे एक जैसा चाहिए, अलग अलग चाहिए, अलग अलग चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अलग अलग तरह की सीट्स है ना उनको वेट देने पड़ेंगे, उनको सिंपल समेशन नहीं करना है, वेट देकर समेशन करना है, वेट वेट वेटेड एवरेज, है ना। तो मुझे यहाँ पर सिंपल एवरेज नहीं करना, मुझे वेटेड एवरेज करना है, और एवरेज ही नहीं करना है मुझे, तो एवरेज वर्ड ही हटा दो, मुझे सिंपल नहीं जोड़ना है, उनको वेट देकर जोड़ना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा होटल के केस में, जैसे आपने यहां पर इसको दे दिया 1 का वेट, तो इसको कितना का वेट दे दिया, 1.5 का वेट, है ना। तो पता है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो जाएंगी, इसको 1 का वेट दे दिया तो ये तो 70 सीट्स हुई, लेकिन इसको 1.5 का वेट दे दिया तो कितनी हो गई, 45 के बराबर हो गई सीट्स, यानी कि जो यहां की 30 सीट्स है ना वो यहां की 45 सीट्स के बराबर है, डू यू एग्री, फिर से स्टेटमेंट सुने, यहां की जो 30 सीट्स है दे आर इक्विवेलेंट टू 45 सीट्स ऑफ दिस कैटेगरी,
दे आर इक्विवेलेंट टू 45 सीट्स ऑफ दिस कैटेगरी। यहाँ क्योंकि यहाँ की हर सीट मुझे 1.5 गुना पैसा दे रही है, तो वो यहाँ की 45 सीट के बराबर है, 30 सीट 45 सीट के बराबर है यहाँ की, है ना। मैं इसको और इसको नहीं जोड़ सकता हूं क्योंकि ये दोनों एक जाति की है ही नहीं, एक कैटेगरी की नहीं है, तो मुझे दोनों को जोड़ने से पहले एक कॉमन कैटेगरी में लाना पड़ेगा। कैसे लाया मैं कॉमन कैटेगरी में? यहां की हर एक एक सीट 1.5 गुना ज्यादा मूल्यवान है, तो 1.5 टाइम्स का वेट दे दिया मैंने, और मैंने बोला कि यहाँ की 45 सीट्स और यहाँ की कितनी 70, यानी एक तरीके से इक्विवेलेंट सीट्स ऑफ दिस कैटेगरी कितनी है मेरे पास 115। फिर से सुने, ये है कैटेगरी 1, सॉरी ये है कैटेगरी 1, ये है कैटेगरी 2, दोनों को सीधे जोड़ सकते हैं हाँ या ना? नहीं, पर दोनों को जोड़ना तो पड़ेगा क्योंकि उनकी कॉस्ट तो जुड़ी हुई है। अब दोनों को सीधे नहीं जोड़ सकते तो कन्वर्ट करके जोड़ना पड़ेगा, यानी वेट देकर जोड़ना पड़ेगा कि हे 70 सीट्स तुम तो 70 ही हो, लेकिन हे यहां की 30 सीट्स तुम 30 हो ही नहीं, तुम यहां की 45 सीट्स के बराबर हो। यानी एक तरीके से इसके जैसी ये जैसी सीट है यहां पर, जैसी जैसी सीट है यहां पर, इसके जैसी हमारे पास कुल कितनी सीट्स है 115 सीट्स है। तो जब मैं यहां पर 115 से डिवाइड कर दूंगा तो जो 26.09 आएगा वो इसकी सीट का किराया आएगा, और इसका 1.5 गुना इसकी सीट का, इसकी हर एक एक सीट का किराया आएगा। बोलो ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो हमने क्लास के अंदर लगाया ना इंडिया पाकिस्तान के मैच में, ये कॉन्सेप्ट डू यू एग्री कि मूवी थिएटर में भी चलता है? ऐसा ही होता है, वहां पर भी वो लोग क्या करते हैं, जितनी सारी सीट से सबको एक साथ थोड़े ना जोड़ते हैं, वो बोलते हैं जो पीछे वाली सीट से, मान लो पीछे वाली जो 2 रो है और वहां पर लेटर से 40-40 सीटें एक एक रो में, 40-40 सीट्स हैं, यानी टोटल 80 सीट्स है पीछे वाली, तो वो पीछे वाली 80 सीट्स आगे वाली सीट्स के जैसी है ही नहीं, वहां का हमें 1.5 गुना टिकट चार्ज करना है। तो वो पीछे वाली सीट को मालूम है किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 1.5 से, 1.5 गुना जो उनको किराया चार्ज करना है। तो पीछे सीट कितनी थी, 80 सीट थी ना, वहां पर मल्टीप्लाई किससे करा 1.5 से, मतलब वो पीछे वाली सीट को मालूम है कितने सीट के बराबर मान लेते, 120 सीट्स आगे वाली सीट्स के जैसी पीछे 120 सीट्स है, तो आगे वाली सीट में कितना जोड़ते हैं 120 जोड़ते, 80 नहीं जोड़ते। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट दोस्तों जब आप कभी सर्कस देखने गए होंगे जिंदगी में, सर्कस मैजिक कहीं पर कोई शो देखने गए होंगे, तो वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट होता है ना कि आगे का टिकट प्राइस अलग और पीछे का अलग और उसके पीछे का अलग। या आप क्रिकेट मैच खुद स्टेडियम में देखने जाते हो, वहां पर भी तो अलग अलग रहता है ना कि आगे का अलग टिकट और इस जगह का अलग टिकट और उस जगह का अलग टिकट। तो वो लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सीट्स में इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टिकट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वैसा ही होटल के केस में भी होगा। देखना अब होटल के केस में क्या होगा, अब मैं नहीं बताऊंगा क्या होगा होटल के केस में, अब आप बताएंगे क्या होगा होटल के केस में। दोस्तों यहाँ पे कितने रूम थे, 20 रूम्स थे ना ये हैं 20 रूम्स, ऊपर कितने थे, है ना 15, ये हो गए 15 रूम्स, और यहां पर भी हो गए हैं 15 रूम्स। वो जो रिसेप्शन पर बंदा बैठा था उसने हमें क्या बोला था कि यहां जो किराया चार्ज करते हैं, है ना, यहां पर जो किराया चार्ज करते हैं उसका 1.5 टाइम्स यहां चार्ज करते हैं और उसका 2.5 टाइम्स यहां चार्ज करते हैं। ये तो आपने और मैंने पहले ही देख लिया था कि इन रूम्स को ऐसे सीधे सीधे जोड़ना तो कोई हुआ ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं बना। सीधे सीधे जोड़ना कोई सेंस बनता है क्या? सीधे जोड़ दिया तो सब पे एक बराबर कॉस्ट आ जाएगी और वही चक्कर पड़ जाएगा जैसे यहाँ पर झगड़ा हुआ था कि नहीं पीछे वाली सीट पर हम, पीछे वाली सीट पर हम। होटल में रिसेप्शन में 2 लोग एक साथ है, उन्होंने बोला नहीं ऊपर वाला रूम हम लेंगे, ऊपर वाला रूम हम लेंगे, तो डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, हम इन रूम को 1 का वेट देंगे, डू यू अग्री? इस रूम को कितना वेट दे देंगे 1.5 और ऊपर वाले रूम को कितना दे देंगे 2.5। यानी देखना इसके पीछे सोच क्या है कि हे 20 रूम्स, तुम तो अपने जैसे 20 रूम्स के बराबर ही हो क्योंकि तुम वही हो, लेकिन हे ऊपर वाले 15 रूम्स
तुम नीचे वाले 22 पॉइंट नीचे जो रूम्स है ना उनके जैसे रूम के 22.5 रूम्स के बराबर हो, मतलब तुम उतना किराया दोगे हमें, और है उससे भी ऊपर वाले रूम 15 इंटू 2.5 यानी 37.5 यानी है ऊपर वाले 15 रूम, तुम दिखने में तो 15 ही हो, पर तुम जो नीचे वाले रूम है ना उसके जैसे 37.5 रूम्स के बराबर हो तुम, क्योंकि तुम उतना किराया दे देते हो हमको। ठीक है, अब देखा जाए तो 37.5, 22.5 और 20 इनकी जाति प्रजाति अलग है, अब एक है, एक एक कैटेगरी में कन्वर्ट हो गए ना। ऊपर के 15 रूम्स आर इक्विवेलेंट टू 37.5 रूम्स ऑफ दिस, नीचे वाले रूम्स की कैटेगरी। तो अब इनको जोड़ सकते हैं ना, कितना आ रहा है 80, है ना। अब हम मालूम है क्या करेंगे, वो जो 10 करोड़ रुपीस की कॉस्ट आई थी ना उसको डिवाइड किससे कर लेंगे, 80 से डिवाइड कर लेंगे एक बार। चलो अब जब इतना कर दिया तो कर ही दो, 12,50,000 है ना। आपने 10 करोड़ रुपीस है ना, कैलकुलेटर में संभाल के लिखना, 10 करोड़ रुपए इधर उधर बाहर नहीं चले जाए। 10 करोड़ रुपए लिखे और उसको डिवाइड किससे किया, 80 से करा डिवाइड, कितना आ रहा है बता रहे हो, 12,50,000 है। आप ध्यान से सुनना, यहां के हर एक एक रूम पर कितनी कॉस्ट बांटी जाएगी, 12,50,000। ठीक है, क्या ऊपर वाले रूम पर 12,50,000 कॉस्ट बांटी जाएगी, नहीं, उसका 1.5 टाइम्स कितना, 18,75,000। और जो सबसे ऊपर होटल में रूम बने हुए उन पर तो जो नीचे कॉस्ट आई है उसका कितना गुना, 2.5 गुना, क्योंकि किराया भी 2.5 गुना कमा कर दे रहे हैं। कितना आता है, 31,25,000। बोलो, अब हमें चेक करना है, वेरिफिकेशन करना है कि क्या जो हमने किया वो सही है यानी। वेरिफिकेशन में सबसे पहले तो ये चेक किया जाता है कि जो यहां अमाउंट निकला उसका 1.5 टाइम्स यहां है, हाँ है, और यहां पर उसका 2.5 टाइम्स है, हाँ है, वो तो करा ही वैसे ही, निकाला ही वैसे ही। जो मेन चेक करना है मालूम है वो क्या चेक करना है, कि सब पर जो कॉस्ट बटी है उसका जोड़, उसका समेशन 10 करोड़ आया या नहीं, क्योंकि मान लो 10 करोड़ रुपए बटे ही नहीं तो मतलब बांटना ही गलत हो गया ना, सीए इंटर, है ना। तो अब 12,50,000 रुपए नीचे बटे हर एक एक रूम पर। एक मिनट, ये 20 रूम के मिलाकर है 12,50,000 या हर एक एक रूम, हर एक एक रूम। तो 12,50,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 20 से, जान दो मेमोरी के अंदर प्लस में जान दो 2.5 करोड़ रुपए। फिर इसके बाद 18,75,000 मल्टीप्लाई बाय 15 रूम्स, जान दो मेमोरी में प्लस में। इसके बाद 31,25,000 मल्टीप्लाई बाय 50 रूम्स, जान दो कितना आ रहा है, 10 करोड़ रुपए आ गए। मतलब अपना पूरा का पूरा बट गया ना, बोलो यस। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम्स। ये कॉन्सेप्ट किसका, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम्स का। ठीक है, बस अब एक स्टेप, एक फिनिशिंग टच और देना बाकी, इतने में तो कॉन्सेप्ट ही सीख गए। अब आप में से कुछ लोगों के मन में डाउट चलो, अरे बाप रे, एक रूम के कितने, 12.5, इतना कोई किराया देता होगा क्या, हाँ 12.5 लाख रुपए, 12,50,000 रुपीज, इतना कोई मतलब एक रूम का किराया देता होगा क्या। एक मिनट, अभी हमने क्या करा, साल भर की कॉस्ट को सिर्फ इक्विवेलेंट रूम से डिवाइड करा है। तो ये जो एक रूम की कॉस्ट आ रही है, एक दिन की कॉस्ट पूरे साल भर की है। हमें यहाँ पर किसका और इफेक्ट देना पड़ेगा, डेज का। लेटेस्ट से कि अगर हम यहाँ पर 365 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ रहा है, 3424 रुपीज। अब एक रीजनेबल लग रहा है गिवन द फैक्ट कि 10 करोड़ रुपए का खर्चा कर रहे हो और 50 रूम है ना। तो 3424 जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो आ गई नीचे वाले रूम की, ऐसे ऊपर वाले रूम की आ जाएगी और उसके ऊपर वाले रूम की आ जाएगी। ये आ गई हमारी कॉस्ट, इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा, क्या निकल जाएगा, रेंट टू बी रिकवर्ड पर रूम पर डे, पर रूम पर डे। ठीक है, ओके। अब इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि फिर 2 स्टेप में काम क्यों कर रहे हो, पहले आप इक्विवेलेंट रूम्स निकाल रहे हो, फिर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट रूम निकाल रहे हो, फिर डेज का इफेक्ट दे रहे हो। उसकी बजाय काम करो, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम्स निकालने की बजाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज निकाल लो। मतलब जब आप वो रूम्स निकाल रहे हो ना तभी डेज का भी इफेक्ट दे दो, आपका आंसर सेम आएगा।
देखना कैसे, आपने इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम्स कितने निकाले थे, 80 निकाले थे इंटू 365, क्योंकि अभी तो सिर्फ रूम निकाले आपने, रूम डेज कहां निकाले। अच्छा, रूम डेज का मतलब समझते हो, रूम डेज का मतलब होता है नंबर ऑफ रूम्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज फॉर विच दे कैन बी रेंटेड आउट। तो 80 rooms we have got equivalent 80 rooms which could be rented out for how many days, 365 days। तो 80 into 365 कर दिया, जो आया एक बार बताओ कितना आ रहा है, 29,000 कुछ आ रहा है। ये जो 29,000 कुछ आ रहा है, ये रूम्स हैं, ये डेज हैं, या ये रूम डेज हैं, ये रूम डेज हैं, क्योंकि रूम्स तो अपने पास 50-80 थे, डेज तो 365 है, लेकिन रूम्स इनटू डेज, रूम डेज कितने आ गए, 29,000 कुछ आ गए बस, है ना। 10 करोड़ रुपीस को इससे डिवाइड कर दो, वो 3424 नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, आ गया, सेम नाम से कंटिन्यू कर लूं तो 3424 ऐसा कुछ आ रहा है हमारा आंसर। इज दैट क्लियर, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है दोस्तों, होटल में लगता है, मूवी थिएटर में लगता है, आप कहीं मैजिक शो देखने जाते हो, सर्कस देखने जाते हो, स्टेडियम में जाते हो, क्रिकेट स्टेडियम, वहां पर ये कॉन्सेप्ट लगता है। मतलब एरोप्लेन के अंदर भी सीट्स अलग अलग होती है, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास। एरोप्लेन की कॉस्ट तो सेम ही आ रही है, डीजल, स्टाफ, सब कुछ, पायलट की कॉस्ट, है ना, तो ये सब कॉस्ट तो सेम ही आ रही है, लेकिन वहां पर भी दो अलग अलग तरह की सीट्स है, वहां पर भी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सीट्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। ट्रेन्स, थर्ड एसी, सेकंड एसी, है ना, मतलब आगे जो ट्रेन चला रहा है व्यक्ति वो सेम है, गार्ड सेम है, ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है वो तो सेम ही लग रही है, राइट। तो वहां पर भी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सीट्स का कॉन्सेप्ट काम में आता है। मतलब हर वो जगह पे ये कॉन्सेप्ट जो आज हमने सीखा वो हर वो उस जगह पर काम में आता है जहां पर कॉस्ट तो कॉमन लगती है, लेकिन चार्ज हमें अलग अलग कैटेगरी पर करना होता है, ठीक है। एरोप्लेन में भी ऐसा ही हो सकता है, जैसे एक एक फ्लाइट को उड़ाने की लेटेस्ट से कॉस्ट है 10 लाख रुपए, एक फ्लाइट, मतलब यहां से बैंगलोर से न्यू दिल्ली तक फ्लाइट उड़ी 10 लाख रुपीस की कॉस्ट है, और एरोप्लेन के अंदर लेटेस्ट से 100 सीट्स है, पर 100 में से जो शुरू की 20 सीट्स है वो बिजनेस क्लास है, वो प्रीमियम क्लास है, और बाद की 80 सीट्स इकोनॉमी क्लास है। तो हम सिंपल यही पूछेंगे कि ये 80 और वो 20 सीधे तो जुड़ ही नहीं सकते, नहीं तो पर टिकट प्राइस सेम आ जाएगा, और वही होगा, हर कोई बिजनेस क्लास की सीट पर एक की जगह दो दो लोग बैठे होंगे तो यहां पर क्या होगा कि हमें उन 80 और 20 को सीधा नहीं जोड़ना है, कन्वर्ट करके जोड़ना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, हे 80 तुम तो 80 हो, लेकिन जो प्रीमियम सीट है आखिर उसके लिए आप कितना गुना किराया चार्ज करना चाहते हो। लेट से आपने बोला जितना यहाँ चार्ज करना चाहते हो उसका 1.5 टाइम्स वहां चार्ज करना चाहते हैं, हमने कहा सिंपल, फिर वो 20 सीट्स एक तरीके से जो पीछे वाली इकोनॉमी क्लास वाली सीट्स है उनकी 20 सीट्स के बराबर नहीं है, यहाँ की 20 सीट्स इंटू 1.5, यहाँ की 20 सीट्स वहां की 30 सीट्स के बराबर है, तो पीछे की हो गई 80 सीट्स और इधर की 30 सीट्स 110, 10 लाख रुपए को 110 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वो पर टिकट प्राइस आएगा पीछे वाली सीट्स का, क्योंकि पीछे वाली सीट्स में कन्वर्ट किया था ना हमने सारी सीट्स को, और जो टिकट का प्राइस पीछे वाली सीट का उसका 1.5 टाइम्स आगे वाली सीट का आएगा। अब आप सिंपल वो जो आपकी प्राइस आ गई उससे सीट्स को मल्टीप्लाई कर लो, किराया कलेक्ट कर लो, आपका 10 लाख आ जाएगा, क्योंकि लग तो मैथमेटिक्स ही रहा है ना कि यहाँ इंटू एक्स प्लस वहां इंटू 1.5x इज इक्वल टू टोटल इतनी कॉस्ट रिकवर करनी है, बोलो। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर होटल के लिए सीखा, ये इसकी बहुत वाइडर एप्लीकेबिलिटी है, हर जगह पर लग जाता है। इज दैट क्लियर, ठीक है, ओके, हाँ जी। तो कमिंग बैक टू अवर एग्जांपल, हमें एक बात तो समझ में आ गई कि जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना उसको सिंपल समेशन ऑफ नंबर ऑफ रूम्स से नहीं करेंगे, उसको इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और इक्विवेलेंट रूम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक रेशियो की जरूरत लगती है कि यहां से वहां कितना गुना चार्ज करोगे, और एक और कैटेगरी तो वहां कितना गुना चार्ज करोगे, वो तो आपको बताना ही पड़ेगा, जब भी तो हम डिवाइड कर पाएंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। एग्जाम की बात करें तो ये चीज हमेशा एग्जाम पेपर ही हमें बताएगा कि यहाँ की सीट का जितना चार्ज करेंगे उसका 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2.5 व्हाटएवर, ये एग्जाम में हमें दिया जाएगा। रियल लाइफ की बात करें तो वो जो भी बिजनेस ओनर है ही हैज टू डिसाइड
ही हैज टू डिसाइड। अरे जैसे अपन ने अपनी क्लास में इंडिया पाकिस्तान का मैच का सीधा प्रसारण की बात करी, तो मैंने आप ही से तो पूछा यार पीछे वाली सीट्स की डिमांड ज्यादा है तो उसके लिए ज्यादा तो चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन कितना रखें। अब मान लो मैंने थोड़ा सा ही डिफरेंस रखा, मैंने बोला यहां से जितना लेंगे ना आगे वाली सीट से 1 टाइम्स लेंगे ना, 1.1 टाइम्स पीछे वालों से ले लेंगे। तो आप बोलोगे 1.1 टाइम्स में फर्क कहाँ आ रहा है ज्यादा, चलो चलो अपन तो सोच रहे पीछे पीछे वाली सीट पे बैठेंगे, तो फिर से डिमांड उधर ज्यादा आ जाएगी। तो मुझे ना एक ऐसा सफिशिएंट डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा ताकि पीछे वाली सीट्स को थोड़ा सा मैं डिस्करेज कर सकूं और कुछ फ्यू पीपल ही, जितनी सीट से मेरे पास सप्लाई है उतने ही लोग वहां तक पहुंच पाए। मेरी बात समझ गया। तो ये 1.5 टाइम्स एक नंबर है, मान लो 1.5 टाइम्स रखने के बावजूद भी पीछे वाली सीट की खूब ज्यादा डिमांड आ गई, तो फिर मुझे और ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। सो दिस डिसीजन नीड्स टू बी टेकन बाय द बिजनेस ओनर हिमसेल्फ कि वो कितना डिफरेंस रखना चाहता है। अच्छा मैंने बहुत लंबा डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि यहाँ का जितना उसका 5 गुना पीछे, तो पता चले सब आगे, पीछे मैं अकेला बैठा हूं। जैसे एरोप्लेन में अगर प्रीमियम सीट्स का हमने 5 गुना रख दिया तो सब कहां चले जाएंगे, इकोनॉमी अपनी प्रीमियम वाली सीट खाली जाएगी। तो बिजनेसमैन को एक बैलेंस स्ट्राइक करते हुए, डिमांड एंड सप्लाई देखते हुए एक नंबर डिसाइड करना पड़ता है। इट इज समथिंग दैट ही हैज टू डू एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट। वी शुड नो हाउ टू मेक यूज ऑफ दैट नंबर। ठीक है, चलो। तो यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम्स, है ना। तो ये वाला एग्जांपल तो मैं हटा देता हूं। हाँ जी, लेट अस सपोज, अब अपन होटल वाले एग्जांपल पर फिर से आ रहे हैं क्योंकि हम उसको लिख रहे हैं। ठीक है, लेट अस सपोज there are 3 types of rooms. Dash type A, ground floor, type B, first floor, and type C, सेकंड फ्लोर या फिर टॉप फ्लोर। ठीक है, टाइप ए है बेसिक रूम्स, टाइप बी है लेट अस से डिलक्स रूम्स, और टाइप सी है लेट अस से कॉटेज या फिर लग्जरी रूम्स। ठीक है, रेंट टू बी चार्ज फ्रॉम टाइप बी रूम्स is 1.5 times to that of टाइप ए रूम्स। हाँ, इस सेंटेंस को आप समझ गए ना। रेंट टू बी चार्ज फ्रॉम टाइप बी रूम्स इज 1.5 टाइम्स टू दैट ऑफ टाइप ए रूम्स। टाइप ए के रूम का 1.5 गुना टाइप बी वालों से चार्ज करेंगे। ठीक है, रेंट टू बी चार्ज फ्रॉम टाइप सी रूम्स will be 2 टाइम्स या ट्वाइस लिख देते हैं, will be ट्वाइस ऑफ टाइप बी रूम्स। यानी मैंने क्या लिखा कि जो टाइप सी रूम है ना उनसे मालूम है कितना किराया चार्ज करेंगे, 2 गुना। 2 गुना किराया चार्ज करेंगे। किसका 2 गुना? टाइप बी रूम्स का। मैं वही इंसान हूं या बदल गया हूं? बदल गया हूं मैं, है ना। ओके, वो तो अपन ने कर ही लिया सॉल्व।
अब इस पर भी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। पिछली बार मैंने जो टाइप ए रूम था ना उसी का 1.5 टाइम्स और उसी का 2.5 टाइम्स लिया था। इस बार मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, ऐसा आईसीआई भी करता है, जरा सा ट्विस्ट कर देता है क्वेश्चन को। टाइप ए का, है ना, टाइप ए का कितना टाइम्स बी में है 1.5, और जो टाइप बी का उसका 2 टाइम्स, बी का 2 टाइम्स सी में। वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ सरल शब्दों में, कितना गुना, 3 गुना। यहाँ का 1.5 टाइम्स वहां और वहां का 2 टाइम्स वहां, यानी एक तरीके से यहां से वहां कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, हाँ जी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, now we have to calculate equivalent number of rooms. Now we have to calculate equivalent number of rooms and cost per room. ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले तो उसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर लेते हैं। ये है टाइप ए रूम, ये है टाइप बी रूम्स, और ये है टाइप सी रूम्स। हाँ, टाइप ए रूम्स से जितना चार्ज करेंगे भाई, लेटेस्ट से इससे 1 टाइम्स चार्ज करेंगे, है ना, तो उसका 1.5 टाइम्स यहां चार्ज करेंगे, है ना। और यहां जो चार्ज करेंगे, है ना, उसका कितना, है ना, तो इट इज ट्वाइस, यानी इसको ऐसा लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ 1.5 टाइम्स, है ना, 1.5 टाइम्स का 2 गुना, है ना, 1.5 टाइम्स का 2 गुना, यानी कितना हुआ, 3 टाइम्स हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने वर्ड 3 टाइम्स लिखा है, तो मैं 3 टाइम्स किसका 3 टाइम्स लिख रहा हूं, बी का 3 टाइम्स या ए का, ए का। क्यों मुझे ए का लिखना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे एक जैसे रूम में सबको लाना है। मतलब मैंने बी को जब 1.5 टाइम लिखा तो वो ए में आ गया, तो मुझे सी को भी ए के बराबर लाना है, तभी तो सारे रूम्स एक जैसी कैटेगरी के आएंगे और फिर जोड़ पाएंगे। इज दैट क्लियर। जोड़ में तभी सकता हूं चीजों को जब वो एक जैसी हो, है ना। जैसे किलो हुआ और लीटर हुआ, तो केजीज और लीटर को नहीं जोड़ सकते, आई फर्स्ट नीड टू कन्वर्ट इनटू वन सिंगल कॉमन कैटेगरी, तभी तो ऐड कर पाएंगे। तो मैंने एक सिंगल कॉमन कैटेगरी लॉक कर दी टाइप ए, तो मुझे अब सब सारे इसके रिस्पेक्ट में लिखने पड़ेंगे ताकि सब इसके रिस्पेक्ट में जुड़ जाएं। ठीक है, हाँ जी। कितने रूम्स हैं यार, टाइप ए में कितने रूम्स हैं, 20 रूम्स हैं, और ऊपर 15 रूम्स हैं, और यहां पर भी 15 रूम्स हैं। ठीक है, ओके, बस कुछ नहीं करना है यार, समझो, हो गया। जो 1 टाइम्स है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 1.5 टाइम्स है उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो 3 टाइम्स है उसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक तरीके से इक्विवेलेंट कितने आ गए, है ना, ये आ गए हैं 45 इक्विवेलेंट रूम्स। ये आ गए हैं कितने, 22.5 इक्विवेलेंट रूम्स। मतलब असली में वो फिजिकली है तो 15 रूम, लेकिन वो 15 रूम कितने के बराबर है, 22.5 के बराबर है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। जैसे अपन है और अपने जो बड़े भैया हैं वो बॉडी बिल्डर हैं, मतलब वो अकेले 2 को संभाल लेते हैं। किसी से पंगा हुआ और मैं और मेरे बड़े भैया गए तो हम 2 नहीं गए, हम 3 गए, क्योंकि मैं तो एक पर वो 2। इज दैट क्लियर। क्या बोलूंगा फोन पे, हम आ रहे हैं कितने। ठीक है, वैसा इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया, है ना, 1 टाइम्स इंटू 20 रूम्स। वो नहीं बोलते ये अकेले ही 10 के बराबर है, वैसा कॉन्सेप्ट चल रहा है। 87.5। ठीक है,
ये आ गए हैं 87.5 इक्विवेलेंट रूम्स। 87.5 इक्विवेलेंट रूम्स आ गए। और क्वेश्चन ने दो इच्छाएं जाहिर करी थी, एक तो कैलकुलेट करो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम्स, यस वी कैलकुलेटेड 87.5। सेकंड इज कॉस्ट पर रूम, है ना, तो कॉस्ट पर रूम आराम से निकल जाएगी ना। 10 करोड़ रुपए मैंने ऊपर कहीं लिखा था कि नहीं लिखा? नहीं लिखा था, अब लिख लेते हैं, है ना। ऊपर लिख लेते हैं टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम इज इक्वल टू 10 करोड़। ठीक है। अब बस 10 करोड़ से 10 करोड़ को डिवाइड कर देते हैं, है ना। हाँ, तो मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूं वो मैं कॉस्ट पर रूम कैलकुलेट कर रहा हूं इन दी फर्स्ट इंस्टेंस, या मैं पहले तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट रूम कैलकुलेट कर रहा हूं? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट रूम में पहले कैलकुलेट कर रहा हूं, बाद में वो जो आएगी ना उसमें इफेक्ट देना पड़ेगा 1.5 गुना 2-2.5 गुना का, तो वो निकलेगी कॉस्ट पर रूम। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो आप इसको नाम क्या देंगे? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट रूम। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट रूम इज इक्वल टू ₹10 करोड़ और डिवाइडेड बाय 87.5 इक्विवेलेंट रूम्स। 11,42,857 11,42,857 रुपए आती हमारी कॉस्ट प्रति इक्विवेलेंट रूम। पर इक्विवेलेंट रूम हमारी कॉस्ट आती है कितनी? 11,42,857। ठीक है ना, ओके। ये अभी कौन से टाइप? ए रूम का आया आंसर, बी का आया या सी का? ए का आया, क्योंकि उसी में हमने सबको कन्वर्ट करा था, तो सबसे पहले आंसर उसी का निकलेगा। अगर बी और सी में ले जाना है तो फिर किसका और किसका इफेक्ट देना पड़ेगा? 1.5 टाइम्स और 3 टाइम्स का इफेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम 1142,857 में 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डू यू एग्री कि वो कॉस्ट पर टाइप बी रूम आ जाएगा? और जब हम 1142,857 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, डू यू एग्री कि वो कॉस्ट पर टाइप सी रूम आ जाएगा? हाँ, फिर से आखिरी वाला फिर से, जब हम 1142,857 कितना टाइम्स कर लेंगे? 3 टाइम्स, तो डू यू एग्री कि वो कॉस्ट पर टाइप सी रूम आ जाएगा? हाँ, ऑल्टरनेटिवली ऐसा भी कर सकते थे कि टाइप बी का निकाल लिया और उसको 2 तो घुमा फिरा के आंसर तो सेम ही आना है ना। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है ना। कभी कभी मतलब ये जब मैंने समझाया ना, तो इसमें कभी कभी किसी स्टूडेंट को जिसको पूरा समझ में आ गया उसको एक डाउट आता है। मतलब देखो, पहली स्टेज तो होती है कि हम पहले समझे, समझ लिया, अब इसके अंदर थोड़ी सी कॉन्सेप्ट में छेड़खानी करें, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें। तो कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट करते वक्त देखना क्या बोल सकते हैं, सर मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि क्यों मैं बी को ए में कन्वर्ट कर रहा हूं और सी को ए में कन्वर्ट कर रहा हूं? मेरा मन करे तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि बी को सी में ले जाऊं, मतलब मैं सबको सी में ले जाऊं। मैंने पूछा यार मतलब कैसे ले जाओगे जरा बताओ। उसने कहा सर टाइप सी रूम तो 15 है, तो ये 15 रूम्स तो टाइप सी के 15 रूम के बराबर ही होंगे। मैंने कहा हाँ। फिर उसने कहा सर टाइप बी रूम की संख्या कितनी है? 15। लेकिन ये जो 15 रूम्स हैं इससे डबल किराया ऊपर वाले रूम का, यानी नीचे वालों का तो आधा ही हुआ। ऊपर का डबल है मतलब नीचे का आधा ही हुआ। मतलब ये जो 15 है ये ऊपर वाले 15 रूम के बराबर ही नहीं है, 7.5 टाइम्स रूम के बराबर है। मैंने कहा ठीक है, अब आगे। सर नीचे वालों का 3 गुना किराया ऊपर है, यानी ऊपर वालों का 1/3 किराया नीचे है। तो एक तरीके से 20 रूम्स ऊपर वाले 20 के बराबर नहीं है, ऊपर के तो 6.67 के ही बराबर है।
मैंने कहा ठीक है आगे। तो उसने कहा सर ये हो गए हैं 15 रूम्स, ये हो गए हैं 7.5 रूम्स और ये हो गए 6.67। मैंने कहा ठीक है अब आगे। सर ये तीनों जोड़ दिए तो कितने हो गए 29.17 रूम्स हो गए। मैंने कहा ये 29.17 एक तरीके से इक्विवेलेंट रूम है। उसने बोला हाँ सर इक्विवेलेंट रूम है, पर ये इक्विवेलेंट टाइप ए रूम नहीं है, ये इक्विवेलेंट टाइप सी रूम है। मैंने कहा ठीक है अब आगे। तो उसने कहा सर आप क्या, आप बस डिवाइड कर दो, जो 10 करोड़ रुपीस आ रहे हैं उसको किससे डिवाइड कर दो, 29.17 से। तो ये भी आ जाएगी कॉस्ट और ये आ जाएगी कॉस्ट पर टाइप सी रूम, क्योंकि सारे रूम को हमने उसमें कन्वर्ट किया और फिर उससे अपन बी का आंसर निकाल लो और ए का आंसर निकाल लो, सेम ही आएगा, है ना। किसी ने करके भी देख लिया, वो बोल रहे सेम आ रहा है और सेम ही आएगा। ठीक है, एग्जाम में आप कैसा भी कन्वर्ट कर सकते हो। द सिंपल कॉन्सेप्ट इज कि एक कैटेगरी में सबको लाना है ना। ओके, और एग्जाम एक और थंब रूल अपनाता है, और वो रियल लाइफ में भी वही थंब रूल अपनाया जाता है कि जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी उसमें कन्वर्ट किया जाता है। यानी ए बी सी है ना, ए बी सी में से सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी, बेसिक कैटेगरी कौन सी, ए, तो सबको उसी में कन्वर्ट किया जाता है। ये रियल लाइफ में ऐसा कस्टमरी है। कस्टमरी है मतलब चाल चलन इसी चीज का है, चलन इसी चीज का है कि सब लोएस्ट कैटेगरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्या हाईएस्ट में नहीं कर सकते हैं, आंसर नहीं निकाल सकते, कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम में आपके सजेस्टेड आंसर में प्रिंट नहीं होगा, ना वो तरीका एग्जामिनर के पास होगा। एग्जाम में अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड यू हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू द बेसिक लोएस्ट कैटेगरी। ठीक है, और वही सबसे सिंपल भी है। उधर से इधर का निकालना मुश्किल है, इधर से उधर 1.5 गुना 2 गुना 3 गुना करना आसान है, 1/3 करना मुश्किल है, दिमाग लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें बेसिक कैटेगरी में करना है। बट मैंने बता दिया, किसी के मन में डाउट है तो कर सकते हैं वैसा, पर करना नहीं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, पर करना नहीं, प्रेजेंटेशन मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, बोलो। ओके, हाँ अरे अभी ये जो हमने निकाला है ना, ये निकला है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट रूम। लेकिन जब रूम का किराया होटल में, जब हम होटल में पूछते हैं कि हमें रेंट पर आपका रूम लेना है, कितना किराया, तो वो क्या बोलता है, किराया प्रति रूम या किराया प्रति रूम प्रतिदिन, है ना, प्रति रूम प्रतिदिन। यानी पर रूम चाहिए या पर रूम पर डे चाहिए। तो इसलिए क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाता है कि या तो ये जो आंसर है इसको डेज से डिवाइड करो, या फिर उसकी वजह समझदार लोग कहते हैं कि 2 स्टेप में क्यों सॉल्व कर रहे हो, उसकी वजह ये जो आपने रूम्स कैलकुलेट करे हैं ना, इसमें ही डेज का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ऑटोमेटिकली डेज से भी लगे हाथ डिवाइड हो जाएगा। और फिर आपकी जो कॉस्ट आएगी ना, वो पर इक्विवेलेंट रूम और कैसी आएगी, पर डे। और यार कॉस्टिंग होटल की जो होगी वो कैसी होगी, पर रूम पर डे ही होगी, ताकि हम किराया कोट कर सके कि भाई हम 2,000 रुपए लेंगे पर रूम पर डे, 2,500 रुपए लेंगे पर रूम पर डे, एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर, है ना। तो अब हम एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट, अब जब यहां तक आ गए तो एक और कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं कि हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम्स तो सीख लिया, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज। ठीक है, चलो। तो हमने जो अभी सीखा ना, वो हमने क्या सीखा, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम सीखा। हम यहां पर अपडेट करके लिख लेते हैं इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज। ठीक है, जैसे होटल के केस में इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम काम का कॉन्सेप्ट है, या इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज काम का कॉन्सेप्ट है, रूम डेज, है ना। लेकिन अपना जो केस था, जो हम सोच रहे थे कि कोचिंग पर कल अपन मैच लगाएंगे, तो अपने केस में डेज का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बिकॉज इट इज अ सिंगल डे इवेंट। तो सिंगल डे इवेंट में डेज का इफेक्ट देने की जरूरत ही नहीं है। बोलो, इज दैट क्लियर। या फिर जो फ्लाइट वाला मैंने एग्जांपल लिया था, वो तो अपन ने क्योंकि एक दिन की ऑपरेटिंग कॉस्ट ली है, तो वहां पर बस इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सीट्स निकलेंगे, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सीट डेज नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट आने बहुत जरूरी है। ठीक है, बात समझे, रिपीट करूं, ये समझ गए। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन, व्हाट इफ एन अबव एग्जाम्पल
number of days in a year is equal to 360 days, है ना। साल में कितने दिन मान लिए हमने, 360 डेज मान लिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। इसको मैं ऐसे भी जस्टिफाई कर सकता हूं कि 5 दिन, वैसे तो होते तो 365 है, लेकिन 5 डेज हम हमारी होटल को कंप्लीट शटडाउन रखते हैं उसके रिपेयर्स मेंटेनेंस के लिए, तो इफेक्टिवली हमारे पास वही 360 दिन है जिस पर हमें वो किराया रिकवर करना है, ठीक है। ओके, अगर मैं बस इतना लिखकर छोड़ दूं तो आप अब भी कैलकुलेट कर दो, है ना। अब कैलकुलेटर मत चलाना, सिर्फ सुनना। आप सिंपल या तो 1142857 को उठा लोगे, क्योंकि आप क्या बोलोगे, सर आपने बोला व्हाट इफ इन दी अबव एग्जांपल, मतलब जितना ऊपर है उतना तो है ही, इसको डिवाइड किससे कर दो, 360 से। करना नहीं, सिर्फ सुनना है ना। आ जाएगा कॉस्ट पर रूम तो पहले ही निकल चुकी थी, पर डे आ जाएगी, हाँ। या फिर ये जो 87.5 रूम्स है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, 365 डे से, और फिर 10 करोड़ को इससे डिवाइड कर दें तो भी आंसर आ जाएगा। अलग आएगा वापस से वही आ जाएगा, वही आ जाएगा, ये भी कॉस्ट पर रूम पर डे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन तभी एक प्रैक्टिकल सिचुएशन मेरे दिमाग में आई कि कौन से 360 दिन पूरे एक होटल का रूम ऑक्यूपाई रहता होगा, है ना। होटल में आपने रूम्स देखे होंगे तो काफी सारे रूम खाली चल जाते हैं, यार ये खाली ही खाली, राइट। ओके, वैसे वो एबनॉर्मल सिचुएशन है या इट इज प्रीटी नॉर्मल फॉर इन केस ऑफ, इट इज वेरी नॉर्मल इन केस ऑफ अ होटल की कोई 360 दिन तो पूरी ऑक्यूपेंसी किसी होटल की नहीं बनती, है ना। बहुत अनलेस वो कोई बहुत ही प्राइम होटल हो तो, और वो भी नहीं होता है ना, क्योंकि वो प्राइम होटल है तो उतना हाई किराया चार्ज करेगी कि फिर वहां पर डेली बेसिस पर तो रूम ऑक्यूपेंसी नहीं बनेगी, राइट। अब क्योंकि पूरे 360 दिन क्योंकि होटल का रूम ऑक्यूपाइड नहीं रहता है, और ये नॉर्मल बात भी है, तो डिवाइड करते वक्त क्या 360 डेज लेंगे या कम, यानी जितने ऑक्यूपाइड रहते होंगे उतने ही लेंगे, जितने ऑक्यूपेंसी उनसे ही लेंगे, क्योंकि ये बात तो हमने बेसिक के लेक्चर में ही डिस्कस कर ली थी कि डिनोमिनेटर के वक्त चलता 50,000 लीटर है टैंकर, लेकिन डिनोमिनेटर उस वही लगता है जिससे हम रिकवर कर सकते। तो क्योंकि यहां पर 360 डेज पूरे दिन ऑक्यूपेंसी नहीं है, कम दिन है, तो कम से डिवाइड करेंगे, राइट। तो आईसीएआई या फिर सीएमए इंस्टीट्यूट क्या करेगा, ऑक्यूपेंसी परसेंटेज दे देगा, 70%, 80%, 90%, और उसका हमें और इफेक्ट देना पड़ेगा डेज के साथ, ठीक है। चलो अब तो कर लेते हैं यार, आप समझ गए। नंबर ऑफ डेज इन ईयर आ गए हैं 360, और यहां पर हम लिखते हैं ऑक्यूपेंसी परसेंटेज। टाइप ए रूम क्योंकि काफी महंगे रहेंगे तो उसमें हमारी 50% ऑक्यूपेंसी रहेगी। टाइप बी रूम में हमारी थोड़ी ज्यादा ऑक्यूपेंसी रहेगी, लेट अस से 75%। और अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, मैं सोच कुछ रहा हूँ, लिख कुछ रहा हूँ, है ना। टाइप सी रूम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। टाइप सी रूम में हमारी 50% ऑक्यूपेंसी रहेगी, टाइप बी में 75%, और टाइप ए में कितना, 90%, क्योंकि वो सबसे बेसिक कैटेगरी है ना। आपने भी देखा होगा होटल में जो रनिंग रूम है जिसका सबसे कम फेयर है उसमें ऑक्यूपेंसी सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि उसके लिए क्राउड बहुत सारा अवेलेबल रहेगा, और जितना लग्जरी में प्रीमियम कैटेगरी में जाएंगे उतने कम लोग वहां पर आएंगे, ठीक है। चल, एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट पर रूम डे। एक काम करो, इक्विवेलेंट वर्ड मत लिखो, कॉस्ट पर रूम डे, है ना। उसको क्या लिखते हैं, रूम डे। जैसे हम पैसेंजर किलोमीटर्स लिखते थे, टन किलोमीटर्स लिखते थे, ये सब कहलाते हैं कंपोजिट यूनिट्स, जिसमें एक नहीं है, दो दो है, टन्स भी और किलोमीटर्स भी है, पैसेंजर्स भी और किलोमीटर्स भी है, यहाँ पर रूम्स भी हैं और डेज भी। इनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट यूनिट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो हैं, ठीक है। चलिए अब देखना है इसको कैसे करना है, वैसे मेरे हिसाब से आप समझ गए हो कैसे करना है। तो इसका प्रेजेंटेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले तो आप इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ कि कॉस्ट पर रूम डे कितना आएगा, बेसिक वाला आंसर। हाँ जी,
आंसर अपने हिसाब से आप पहले खुद से निकाली। बेसिक का आ रहा है 6349। हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 6349 बेसिक का, मुझे बेसिक का ही आंसर चाहिए। बस बेसिक का आंसर दो आप तो। वो हाँ, क्योंकि मैंने ना उल्टा लिख दिया, आप ध्यान देना है ना, मैंने ए बी सी लिखने की जगह मैंने सी बी ए लिखा है, तो वो ध्यान रखना यार, है ना। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है? 6480 अलग आ रहा है? अलग बताओ जो आ रहा है, किसी का भी सही हो सकता है। 5062। 3527, 3527 ज्यादा स्टूडेंट्स का आ रहा है। 3527, 3527 है ना। ओके, देखें एक बार कैसे क्या होगा। चल, बस ये आपने ध्यान रखा ना, मैंने वो गलती से सी पहले लिखा है और ए बाद में लिखा है ना। चलो, अपन सॉल्व कर लेते। दो स्टेप, दो स्टेप में मैं इसे सॉल्व करूंगा। मुझे बताइए सबसे पहली स्टेप में क्या करूं। लेट्स कैलकुलेट इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज। दैट्स स्टेप नंबर वन। एक बार इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज आ गए, फिर क्या करना है, 10 करोड़ को डिवाइड ही तो करना है, उससे आंसर ही आ जाएगा सेकंड स्टेप में। ठीक है, चलिए तो हम कर रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ calculation of equivalent number of room days. ओके, हाँ जी, सबसे पहले लिख देंगे टाइप ऑफ रूम। तो तीन तरह के रूम्स हैं हमारे पास, टाइप ए है, बी है और सी है ना। चलिए, सबसे पहले रूम की संख्या लिख दें कि कितने रूम्स हैं, है ना। तो नंबर ऑफ रूम्स लिख देते हैं। हाँ जी, तो कैटेगरी ए में 20 है, बी में 15 है और सी में 15 है। मैंने सही लिखा या उल्टा लिख दिया? सही है ना, ये देखना है यार। ठीक है, कॉस्टिंग में क्या डेटा करेक्ट जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 20, 15, 15, ठीक है। ओके, अब इसके बाद नंबर ऑफ रूम्स लिखने के बाद नंबर ऑफ रूम लिख दिया। अब वेट लिखना है हमें, है ना। ओके, तो हम उसे यहाँ पर लिखेंगे वर्ड वेट, या तो वेट वर्ड भी लिख सकते हैं या फिर इक्विवेलेंट फैक्टर वर्ड भी लिख सकते हैं। हाँ, तो जो ए वाला रूम है उसका तो 1 का ही वेट आएगा, लेकिन जो बी है उसका वेट कितना है, 1.5। और सी का वेट बी के रिस्पेक्ट में लिखूं या सी का वेट लिखना तो ए के रिस्पेक्ट में ही है, एक है तभी तो एक सिंगल कैटेगरी में हर कोई जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम। ठीक है, ओके। अगर इन दो को मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम्स तो आ जाएंगे, लेकिन मुझे रूम्स नहीं चाहिए, मुझे रूम डेज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, और एक और उसका भी इफेक्ट देना पड़ेगा, ऑक्यूपेंसी का। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर हम डेज का इफेक्ट दे रहे हैं। तो डेज उन्होंने क्वेश्चन में कितने बोल रखे हैं, 360 डेज दे रखे हैं, है ना। 360 डेज, 360 डेज और 360 डेज। और ऑक्यूपेंसी परसेंटेज 90, 75 और 50। ठीक है ना। तो ये रूम्स आ गए, उनका वेट आ गया ताकि हम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर पाएंगे। डेज आ गए, लेकिन सारे दिन तो सारे रूम ऑक्यूपाइड नहीं रहते हैं, तो जितने ऑक्यूपाइड रहते हैं हमें उन्हीं से सारा पैसा निकालना है ना। तो बस उसका ऑक्यूपेंसी परसेंटेज का इफेक्ट और दे देंगे। अब जो यहां पर आएगा उसे हम शान से कह सकते हैं इक्विवेलेंट रूम डेज।
इक्विवेलेंट रूम डेज। हाँ, तो 20 इंटू 1 इंटू 360 का 90% कितना होता है ना? निकाल लो। 20 इंटू 360 यानी कि 3600, और 7200 का 90% 6480। ये आ गए यहाँ पर 6480 रूम डेज। ये हैं 6480 रूम डेज। हाँ, फिर इसके बाद 6075 रूम डेज। 8100 यहाँ पर आ जाएंगे 8100 रूम डे। लाइन से सबको मल्टीप्लाई करना है। अब हम इन सभी को ऐड कर लेंगे। 20655 रूम डेज आ गए। ये आ गए हमारे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज, जिसमें सबका इफेक्ट आ गया, रूम्स का आ गया, उनके वेट का आ गया, डेज का आ गया, ऑक्यूपेंसी का आ गया, और क्या चाहिए, राइट? बस अब हम कैलकुलेट कर लेंगे कॉस्ट पर। क्या कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट पर क्या बोलेंगे? कॉस्ट पर रूम बोलूं, कॉस्ट पर रूम डे बोलूं, या कॉस्ट पर इक्विवेलेंट रूम डे? इक्विवेलेंट वर्ड यूज करना, ठीक है? है ना? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट रूम डे, ठीक है? तो 10 करोड़ थे ना, डिवाइडेड बाय 20655 रूम डेज। 4841.44 क्या कह रहे हो सर? ये जो वेट है, हाँ हाँ हाँ, इसका परसेंट, हाँ किसी का भी परसेंटेज निकालो। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप 90% में 20 भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी चलेगा। वो मल्टीप्लीकेशन तो किसी भी ऑर्डर में करो, है ना? मैथ्स का रूल है, मल्टीप्लीकेशन तो किसी भी ऑर्डर में करो, आपका रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है? तो आप चाहो तो 90% को रूम में ले लो, या 90% को डेज में ले लो, आंसर फाइनली सेम आएगा, ठीक है? 4841.44 आ गया आंसर। ओके, अच्छा, आपने जो पहले कैलकुलेट करा था आपका अलग आ रहा था, है ना? कुछ कुछ स्टूडेंट का यही आ रहा था, तो जिनका अलग आ रहा था मालूम चल गया क्या कि कहाँ गलती हो गई थी? वो शायद वो एक्चुअली उस चक्कर में गलती हो गई, एबीसी सीबी, उस चक्कर में कुछ गलती हो गई है। हाँ, चलो, अभी तो क्लियर है ना पूरी सिचुएशन स्क्रीन पर, ठीक है? मतलब कॉस्टिंग में ये ध्यान देना भी बहुत जरूरी है कि हम किस सीक्वेंस में किस चीज को लिख रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? चलो, ये आ गई कॉस्ट पर इक्विवेलेंट रूम डे, है ना? अब हम कैलकुलेट कर देते हैं कॉस्ट टाइप ए रूम के लिए कितना, बी के लिए कितना, और सी के लिए कितना, ठीक है? कॉस्ट पर रूम डे लिख रहा हूं, इसको हम कॉस्ट पर रूम पर डे भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है? टाइप ए के लिए निकाल लेते हैं, टाइप बी के लिए निकाल लेते हैं, और सी के लिए निकाल। हाँ, सबसे बेसिक कैटेगरी ए है या सी है? ए है, राइट? तो जो अभी आंसर निकला है वो निकला ही किसका है? बेसिक कैटेगरी का, क्योंकि हमने सबको उसी में ही कन्वर्ट किया था। तो इसमें कुछ खास मल्टीप्लिकेशन होगा या ये तो जो है वही है, जो है वही है, राइट? लेकिन हाँ, जो टाइप बी रूम है ना, उस पर कॉस्ट ज्यादा चार्ज करेंगे हम, क्योंकि उस पर आप किराया भी बेसिक का 1.5 गुना ले रहे हो, तो उसको कॉस्ट भी 1.5 टाइम्स बेयर करनी पड़ेगी। कितना आता है ये? 7262.16, ठीक है ना? ओके, फिर इसके बाद यहां पर 4841.44 को मालूम है किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लीज, यानी कितना आ जाएगा? 14524.32, ठीक है? ओके। अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, मैं उसको थोड़ा सा एक ब्रीफ समराइज कर देता हूं, ठीक है? हाँ,
कहानी मालूम है कहां से शुरू हुई थी? कहानी यहां से शुरू हुई थी कि एक होटल, हमने देखा कि होटल के जो मोस्टली खर्चे वो कॉमन है और वो रूम बाय रूम ट्रेस नहीं होते, तो हमने कहा चलो खर्चे एक काम करो, तुम तो कॉमन ही रहो, इकट्ठे हो गए सब 10 करोड़ पर। हमने कहा अब इन खर्चों को रूम पर डिवाइड करना है, बट अलग अलग तरह के रूम को सिंपली जोड़ दिया, 20 रूम इधर के 15 रूम उधर के, ऐसे जोड़ दिया तो वो तो हर तरह के रूम पे कॉस्ट सेम ही निकल जाएगी। जबकि हमारा दिल जानता है कि हर तरह के रूम की कॉस्ट अलग अलग आनी चाहिए, तो हमने कहा वहां पर किसका इफेक्ट देना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फैक्टर का इफेक्ट देना पड़ेगा कि हे बेसिक रूम, तुमसे यहाँ किराया कितना ज्यादा चार्ज करते हैं 1.5 टाइम्स और यहाँ किराया कितना ज्यादा चार्ज करते हैं लेट अस से 3 टाइम्स, तो तुम दिख तो रहे हो 15 रूम्स, लेकिन तुम 15 हो नहीं, तुम 3 के बराबर हो। एक कितने के बराबर? 3 के बराबर। तुम 15 दिख तो रहे हो, लेकिन तुम कितने के बराबर हो? 1.5 टाइम्स के बराबर हो, और तुम 20 तो तुम 20 हो। आगे हाँ, लेकिन होटल में जब किराया चार्ज करते हैं तो क्या पर रूम चार्ज करते हैं, पर रूम पर डे चार्ज करते हैं, पर रूम पर डे। तो इक्विवेलेंट रूम्स निकालना सफिशिएंट है, इक्विवेलेंट रूम डेज निकालने पड़ेंगे, रूम डेज। इक्विवेलेंट रूम डेज के लिए आपको इन सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 365 या फिर 360 से करना पड़ेगा। लेकिन तभी क्लिक हुआ कि अरे अगर हमने 360 डेज पर कॉस्ट डिवाइड कर दी तो 360 डेज तो होटल ऑक्यूपाइड ही नहीं रहती है, जेब से पैसे लग जाएंगे। तो उतने ही डेज से डिवाइड करो जितने डेज होटल ऑक्यूपाइड रहती है। तो हमने देखा भाई यहाँ क्या ऑक्यूपेंसी परसेंटेज है, मान लो 50%, यहाँ कितना ऑक्यूपेंसी परसेंटेज है, मान लो कितना 75, यहाँ कितना है, मान लो कितना 90। और फिर ये जो इक्विवेलेंट रूम्स हैं और इनको डेज से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट रूम डेज आ गए, और इन सारे इक्विवेलेंट रूम डेज को हमने जोड़ लिया, और जो साल भर की कॉस्ट है उससे हमने साल भर के इक्विवेलेंट रूम डेज से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इज दैट क्लियर? मन में कोई शक कोई सवाल इस कॉन्सेप्ट को लेकर हो तो पूछें। एक छोटी सी चीज और करनी, जो हमने सबसे आखिरी में कैलकुलेशन किया ना, ये वाला कायदे से हमने वो दो चेक लगा रहे थे कि ये दोनों चीजें सही है, मतलब सही है आंसर। पहला तो ये कि क्या जो यहाँ किराया है उसका 1.5 टाइम्स ये है और जो यहाँ है उसका 3 टाइम्स ये है, तो वो तो ऑब्वियसली काला ही वैसे तो है ही सही। हाँ, पर ज्यादा बड़ा चेक मालूम है क्या है, कि अगर हम ये जो आए हमारी लागत कॉस्ट प्रति रूम प्रति दिन, अगर हम इसे रूम्स कितने हैं मल्टीप्लाई बाय डेज कितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें, अभी करना नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां पर इस कैटेगरी में इस जाति में कितने रूम्स है और कितने डेज है उससे मल्टीप्लाई कर दें, और इस जाति में कितने रूम्स है और कितने डेज है उससे मल्टीप्लाई कर दे, तो फाइनली क्या आंसर आ जाना चाहिए? 10 करोड़। क्योंकि 10 करोड़ को हमने स्प्लिट किया है तो वापस से कंबाइन करते वक्त कितना आ जाना चाहिए? 10 करोड़ आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखना कैसे करेंगे। ये बेसिक कैटेगरी है, इसकी कॉस्ट सबसे कम है। इस 4841.44 को नंबर ऑफ रूम से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये प्रति रूम प्रति दिन है। तो ऐसे अपने पास तो 20-20 रूम रखे हैं ना, तो 20 रूम से करेंगे या नहीं करेंगे मल्टीप्लाई? करेंगे। और एक और करेंगे डेज से। बस एक चीज ध्यान रखना कि डेज से मल्टीप्लाई करते वक्त 360 से नहीं होगा, क्योंकि आपको एक किराया 360 पर नहीं मिलेगा, 360 के 90% पर ही मिलेगा, है ना? ओके, हाँ, तो अब जरा कैलकुलेटर पे आ जाओ ना, आप सब एक साथ चलना है ना, कोई भी आगे नहीं जाएगा। 4841.44 ले लिया। नंबर ऑफ रूम्स बोले कितने हैं कैटेगरी ए में? 20 रूम्स है कैटेगरी ए यानी बेसिक कैटेगरी में, और मल्टीप्लाई बाय 360 कर लो, कर तो लो, बाद में उसका कितना कर लेंगे? 90%। कितना आ रहा है ये बताओ, थोड़े शुरू के 2-3 नंबर बताओ। 3137 कुछ आ रहा है, इसको मेमोरी में प्लस कर लो, है ना? है ना? मान लो ये जो हमारी लागत आया है आई है, यही हमने किराया लोगों से चार्ज करना शुरू कर दिया तो इतने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे ना साल भर में। 20 रूम से इतने सारे दिन के साल भर के हो गए इतने रुपए इकट्ठे, अपने को तो 10 करोड़ इकट्ठे करने। हाँ, 7262.16 आ गया है। हाँ, इसको कितने रूम से मल्टीप्लाई करेंगे? कैटेगरी बी में कितने रूम्स हैं? 15 रूम्स हैं।
मल्टीप्लाई बाय कितने दिन है, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 75% ना, है ना। वो बात तो है कि 360 इंटू 75% कर दो। चलो 7262.16 इंटू 15 इंटू 360 का 75% कितना आता है, शुरू के 2-3 डिजिट बोलो। 294 और कुछ आ रहा है, मेमोरी में प्लस कर दो। अब इसके बाद 14524.32 आया, मल्टीप्लाई बाय कितने रूम्स, 15 रूम्स, मल्टीप्लाई बाय 360 डेज, लेकिन ऑक्यूपेंसी टाइप सी की सबसे कम है 50%। 396 ऐसा कुछ है, मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 10 करोड़ के आसपास आ जाएगा, थोड़ा सा फ्रैक्शनल डिफरेंस आएगा, वो आप भी समझ रहे हो और मैं भी समझ रहा हूं ना। आ गया 10 करोड़ के आसपास, मतलब कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट हो गया। अच्छा ये हर किसी को लॉजिकल भी लगेगा कि हाँ ना, टाइप ए रूम बेसिक है तो उसकी कॉस्ट, उस पर कॉस्ट कम ही चार्ज होगी, क्योंकि बेचारे से किराया भी तो आप कम ही ले पा रहे हो, और टाइप बी रूम से क्योंकि आप किराया ज्यादा ले पा रहे हो तो उस पर कॉस्ट भी ज्यादा होगी, और टाइप सी रूम पर तो सबसे ज्यादा कॉस्ट चार्ज करो, क्योंकि इसके लोगों से हम किराया भी ज्यादा चार्ज करते हैं, तो इट हैज टू बेयर अ हायर शेयर ऑफ द कॉस्ट। इज दैट क्लियर? ये था दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट किसका, आप इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज भी बोल सकते हैं इसको, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सीट्स भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टिकट्स भी बोल सकते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिलीवर कर दिया। अब ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे आने वाला है, जैसे अभी जो हम ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन करेंगे ना, उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा आप भी समझ गए कि ट्रांसपोर्टेशन में भी ये कॉन्सेप्ट लग सकता है, जैसे मैंने एरोप्लेन में आपको बताया, ट्रेन में आपको बताया, है ना। दूसरा ये होटल में भी लग सकता है, तीसरा हॉस्पिटल में भी लग सकता है। सोच रहे हो क्या, हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में भी ये कॉन्सेप्ट लग जाता है ना। वहां पे जनरल वार्ड होता है, और वो सेमी प्राइवेट होता है, प्राइवेट होता है, और मालूम है आपको हॉस्पिटल के अंदर भी लग्जरी वार्ड भी होता है, राइट। तो अच्छा मोस्टली जो कॉस्ट है हॉस्पिटल की, जो बिल्डिंग है या जो उनका आईसीयू थिएटर है, वो तो सब कॉमन है, और डॉक्टर भी सेम है, जो जनरल वार्ड के भी पेशेंट को देख रहा है और उधर भी देख रहा है ना। तो कॉस्ट तो उनकी मोस्टली कॉमन है, तो हॉस्पिटल के केस में भी यही वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। हाँ एक एक डाउट आ रहा है, वो पहले सॉल्व कर लेते। सर ये जो 4841.44 आ रहा है, ये एक तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट है ना? नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है। अच्छा ये तो ब्रेक इवन ही तो हुआ, क्योंकि इस पर हमारी जो कॉस्ट है वो रिकवर हो रही है ना। ओके देखो, इसको ब्रेक इवन नहीं बोलते टेक्निकली, बिकॉज ब्रेक इवन इज नॉट रुपीज, ब्रेक इवन इज नंबर ऑफ यूनिट्स। एक मिनट यार, ब्रेक इवन पॉइंट इज नॉट रुपीज के मैं इतने रुपए चार्ज करूंगा, ब्रेक इवन पॉइंट इज नंबर ऑफ यूनिट्स। ब्रेक इवन की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी, ब्रेक इवन इज अ लेवल ऑफ सेल्स, मतलब कितना सेल मैं करूं, कितनी यूनिट्स एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। तो जो अभी आपने कैलकुलेट करा है ना, उसको ब्रेक इवन पॉइंट जो अपने सिलेबस में वो नहीं बोलेंगे, इसको आप ये जरूर बोल सकते हो, दिस इज द ब्रेक इवन रेवेन्यू दैट आई हैव टू चार्ज। मतलब आपने ब्रेक इवन सही बोला, बट ये ब्रेक इवन पॉइंट वो वाला नहीं जो हम पढ़ते हैं। इट इज सिंपल ब्रेक इवन रेवेन्यू दैट वी हैव टू चार्ज, इट इज सिंपल ब्रेक इवन रेवेन्यू दैट वी हैव टू चार्ज। ठीक है, इज दैट, बहुत शानदार लोग पूछे है बताए, ये ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स की यूनिट्स होता है, क्वांटिटी होता है, क्या है क्वांटिटी है 4841, ये तो रुपीज है, तो इट इज ब्रेक इवन रेवेन्यू। इज दैट क्लियर, है ना। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है ये, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए सेलिंग प्राइस गिवन होती है, और फिर हम यूनिट्स निकालते हैं। ठीक है, यहाँ यूनिट्स हमें मालूम थी कि इतने रूम्स और इतनी ऑक्यूपेंसी, और हमने निकाला है कि कितना रुपया हमारी कॉस्ट बैठ रही, और वो तो ऑब्वियसली यार जो आपकी कॉस्ट आएगी वो तो वही, अगर आप सेलिंग प्राइस रखोगे तो आप ब्रेक इवन पर रहोगे ही सही। ठीक है, बट इसको ब्रेक इवन पॉइंट नहीं कहते, 4841 इज नॉट ब्रेक इवन पॉइंट, इट इज ब्रेक इवन रेवेन्यू। हम अगर इससे ऊपर चार्ज करेंगे तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, इससे नीचे चार्ज करा तो फिर हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है ना। और कोई सा डाउट है इसके अलावा? वेरी गुड, कितना सही बोला कि सर अगर प्रॉफिट चार्ज करना हो तो इसी पर, हाँ ये जो कैलकुलेट करा है कॉस्ट है,
बस अब आप इस पर फॉर एग्जांपल आपको 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कमाना है तो इस पर सब पर 10% जोड़ दो, ठीक है। या फिर अगर आपको प्रॉफिट 10% ऑन सेलिंग प्राइस कमाना है, 10% ऑन सेलिंग प्राइस कमाना है, तो एक तरीके से सेलिंग प्राइस अगर 100% है तो प्रॉफिट उसका 10% हुआ, क्योंकि प्रॉफिट 10% ऑफ सेलिंग प्राइस कमाना है, यानी रिमेनिंग 90% क्या हुआ, कॉस्ट। तो ये जो है ये क्या है, कॉस्ट है, यानी कितने के बराबर है, 90% के बराबर है, तो डिवाइड कर दो, तो वो अब आपका जो आएगा वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा जिस पर आप 10% कमा लोगे। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट। इज दैट क्लियर ना, मेन कॉन्सेप्ट आप समझ गए इक्विवेलेंट वाला, है ना। अभी इसको इम्प्लीमेंट हमें और करना बाकी। चलिए दोस्तों, तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम ब्रेक के बाद। ब्रेक मैंने बोला है पर आपकी छुट्टी हो गई, कल अपन कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।